हेलो हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? एक बार प्लीज़ चैट में बताइए। गुड इवनिंग रोहित जी। यस। गुड इवनिंग सर, जय गोयल जी। ऑल राइट, लग रहा है लोगों तक आवाज़ पहुंच रही है। बताइए एक बार चैट में बताइए सब, कैसी चल रही है पढ़ाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाइस। बहुत अच्छी। फजल महमूद जी बोल रहे हैं, गुड। ऑल राइट। 30 सेकेंड्स और देते हैं अपने मित्रों को ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। हृदय चंद्रा, देखते हैं एक बार कल का आपने जहां भी सॉल्व किया हो प्रैक्टिस सेट खोल लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आज मैं सोच रहा हूँ सारे के सारे ही सॉल्व कर लेते हैं, किसी का कुछ हो किसी का कुछ मिस हो जाए। ओमेंद्र जी, यस आपका फर्स्ट डे है। उम्मीद कर रहा हूँ आपने पुरानी रिकॉर्डिंग देखी होगी, नहीं देखी है तो भी यहाँ से भी आपको समझ आ जाना चाहिए। कमलजीत जी बोल रहे हैं एडवांस लेवल का वेट कर रहा हूँ। ये बिल्कुल, एडवांस लेवल भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अखलाक जी। ऑल राइट, चलिए 2 मिनट हो गए हैं, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। तो जो कल की एक्सरसाइज थी पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, पहले इसको मैं आज पूरी सॉल्व करने वाला हूँ। उसके बाद बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया है? देखिए पहला पॉइंट क्या था, क्रिएट अ हेडिंग एंड सेट द टेक्स्ट कलर टू रेड, है ना। तो एक हेडिंग बनाना है और उसका टेक्स्ट कलर हमको रेड सेट करना है। तो वापस चलते हैं अपने कोडिंग स्टूडियो की तरफ। यहाँ क्या करेंगे, जो हमने पुराना बनाया था इसको बंद कर देते हैं। एक नया फोल्डर बनाते हैं, क्या कोर के अंदर ही हम बना लेते हैं एक नया फोल्डर, जिसका नाम हम रख देते हैं, चलिए बस सीधे नई फाइल बना लेते हैं, फाइल का नाम रख लेते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट डॉट एच टी एम एल, है ना। प्रैक्टिस सेट डॉट एच टी एम एल बना लिया है, एक स्टाइल भी बना लेते हैं इसका। एंड लेट्स नेम दैट एज प्रैक्टिस डॉट पी एस। ये दोनों फाइल मेरी हो गई, इतने से मेरा काम हो जाएगा। फाइल वाले को बंद कर दिया है, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम कहाँ जाएंगे, पहले एच टी एम एल पे जाएंगे, एच टी एम एल जनरेट कर लेते हैं। और जो डिफॉल्ट मेटा टैग्स इसने बनाए हैं इनको हटा देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सी एस एस प्रैक्टिस। इसका खोलेंगे लाइव सर्वर। सीएसएस प्रैक्टिस देखिए यहाँ पे खुल गया है ना। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, पहला क्या था, क्रिएट अ हेडिंग एंड सेट द टेक्स्ट कलर टू रेड। तो काफी आसान लग रहा है, देखिए उसने कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं बताया है कैसे करना है, जैसे आपका मन है वैसे कर सकते हैं। पर फिर भी जो बेस्ट तरीका हमने बताया था रिकमेंडेड, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक हेडिंग बनानी है, तो एक H1 बना लिया। मान लीजिए इसको बोल देते हैं माय हेडिंग, या लिख देते हैं माय पोर्टफोलियो, है ना। मान लीजिए हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, है ना। तो मैंने लिख दिया माई पोर्टफोलियो। अभी बोल रहा है इसको आपको कलर देना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ इसी को कलर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैसे जनरली देखिए आईडी से भी कर सकते हैं, बट जनरली क्या होता है, आप हमेशा हर चीज के लिए क्लास ही बनाते हैं। तो जो प्रैक्टिकल यूज होता है उसी को हम करते हैं, इसको एक क्लास दे देते हैं, है ना। और क्लास मान लीजिए मैं दे देता हूँ अपनी, ये इसका नाम हम दे देते हैं, चलिए हेडिंग ही दे देते हैं, है ना। हेडिंग। अब क्या करना है, हमको एक सीएसएस डिफाइन करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हेड में उस सीएसएस को इंक्लूड करेंगे। तो लिंक फाइल बनाया, एचरएफ दिया, एचरएफ कहाँ है, टाइल्स फोल्डर के अंदर हमारे का नाम है प्रैक्टिस डॉट सीएसएस। अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस डॉट सीएसएस के अंदर जाएंगे, क्लास सेलेक्टर कैसे यूज करते हैं, डॉट लगाते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम क्या है मेरी, मैंने क्लास का नाम दिया है हेडिंग, तो मैं लिखूंगा डॉट हेडिंग। इसके बाद अब यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, तो मान लीजिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एंड कलर हैव सेट टू रेड। क्योंकि जैसे ही मैंने कलर सेट किया, ये पोर्टफोलियो क्या हो गया, रेड हो गया। तो यही इसने बोला था, टेक्स्ट कलर रेड, पहला टास्क हो गया हिडन। अगला क्या बोल रहा है, क्रिएट अ डिव विद आईडी हेडिंग, है ना। डिव अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा यूज यहाँ पर कर रहे हैं, काफी लोगों को पता होगा, पर डिव हम आज पढ़ने वाले हैं, तो उसका मतलब भी हमको समझ आ जाएगा। डिव भी अभी तक एक टैग है, बस हमको इतना ही पता है। हम क्या बोल रहे हैं, क्रिएट अ डिव विद आईडी हेडिंग, यानी एक आईडी लगानी है उस पर हेडिंग नाम की। इंक्लूड सीएसएस यूजिंग ऑल थ्री वेज, तीनों तरह से कोई ना कोई सीएसएस आपको यहाँ पर
लिखनी है, आईडी अब बनानी है हेडिंग। तो हम क्या करते हैं, अपनी क्लास का नाम कुछ और कर देते हैं ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट ना करे। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मान लीजिए क्लास का नाम मैं कर देता हूँ टॉप हेडिंग, है ना। उसके बाद कह रहा है एक और हेडिंग बनानी है ना, क्या बोला इसने, क्रिएट अ डिव। अच्छा, डिव बनाना है एक हेडिंग नाम का, तो पहले एक डिव बना लेते हैं और इसकी आईडी हम दे देते हैं क्या, हेडिंग, जो हमने बोला है। उसके बाद यहाँ करें क्या लिखेंगे, इसका नाम हम लिख देते हैं माई डिव, है ना। तो क्या है, अभी तो देखिए टेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख गया माई डिव। अभी क्या कह रहा है, तीनों तरह से सीएसएस हमको इंक्लूड करना है। तो सबसे पहला तरीका तो है इनलाइन, है ना, या उल्टा स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से देना, प्रैक्टिस से। तो सबसे पहले मैं देता हूँ हैश हेडिंग, यहाँ पर हम देंगे ये क्या है, आईडी सेलेक्टर। अब यहाँ क्या दूं, मान लीजिए मैं कलर दे देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने बोल दिया कलर भैया आपका होना चाहिए क्या, ब्लू, है ना। तो देखिए ब्लू कलर दिया मैंने, माई डिव का मेरे कलर ब्लू हो गया है। अब उसने बोला एक यहाँ पर भी इंक्लूड कीजिए। यहाँ पर कैसे इंक्लूड करते हैं, हेड के अंदर, हेड के अंदर देते हैं स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग के अंदर में मैं क्या लिख सकता हूँ, हैश हेडिंग। फिर से मैंने क्या किया, आईडी सेलेक्टर। इस बार मैं क्या देता हूँ, मान लीजिए इस बार कर देते हैं फॉन्ट साइज, या यहाँ हम दे देते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में चेंज कर देता हूँ और मैं बोल देता हूँ आपका जो फॉन्ट है वो हो जाना चाहिए कर्सिव, है ना। तो देखिए क्या हुआ, फॉन्ट मेरा चेंज हो गया, थोड़ा अलग स्टाइल तरीके से आ रहा है माई डिव। लास्ट तरीका क्या है, लास्ट तरीका है डिव के अंदर यानी इनलाइन स्टाइलिंग देना। तो यहाँ क्या करेंगे, इस बार देंगे स्टाइल इज इक्वल टू, और इस बार दोनों ये जो हम बेसिकली दो कोट्स लगा रहे हैं, डबल कोट्स लगा रहे हैं, इसके अंदर पूरा हमको देना है। यहाँ मान लीजिए मैं साइज दे देता हूँ, तो मैं बोलूंगा फॉन्ट साइज, है ना। और यहाँ मान लीजिए मैं दे देता हूँ 35 पिक्सल, सेमीकोलन लगाएंगे। देखिए क्या हुआ, इसका साइज भी बड़ा हो गया। तो अगर आप देखेंगे ये वाला जो मेरा डिव है, इस पे एक स्टाइल लग रहा है इनलाइन जो कि है फॉन्ट साइज, माफ कीजिएगा, एक स्टाइल लग रहा है इनलाइन जो कि है फॉन्ट साइज, एक स्टाइल लग रहा है स्टाइल टैग से यानी तो बेसिकली इंटरनल स्टाइलिंग से, और एक स्टाइल लग रहा है एक्सटर्नल स्टाइलिंग से, है ना। तो ये टास्क भी हमारा हो गया है, नंबर 2 इज ऑल्सो डन। अगला क्या है, ऐड कॉमेंट्स टू योर सीएसएस क्लास। ये तो काफी आसान है, सीएसएस हम ऑलरेडी यहाँ बना चुके हैं। यहाँ कॉमेंट ऐड कर देते हैं क्या, दिस इज द क्लास फॉर हेडिंग, क्या कर देते हैं, दिस इज नॉट द क्लास फॉर हेडिंग, नॉट द क्लास फॉर टॉप हेडिंग। टॉप हेडिंग के लिए क्या क्या क्लास है, यहाँ क्लास है, कुछ भी यहाँ कमेंट मुझे लिखना था, मैंने लिख दिया दिस इज नॉट द क्लास फॉर टॉप हेडिंग। तो यहाँ पर ये कमेंट आ गया, देखिए इसको इग्नोर कर दिया जो ब्राउजर है उसने, और मेरा जो कंटेंट है वो अभी भी एज इट इज दिख रहा है। तो टास्क नंबर 3 भी हो जाता है। अगला क्या बोल रहा है, क्रिएट अ डिव पैराग्राफ एंड हेडिंग, यूज आईडी सेलेक्टर एलिमेंट सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर फॉर दैट। तो एक डिव बनाना है, एक पैराग्राफ बनाना है, एक हेडिंग बनाना है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले वापस अपने एचटीएमएल में आते हैं और जहां तक हमने लिख लिया था, यहाँ पर एक हम क्या लगा देते हैं, एचआर टैग लगा देते हैं। यानी एक रूल मेरा यहाँ पर बन गया, अब जो भी मैं करूंगा इसके नीचे कर रहा हूँ। अब क्या क्या बनाना है, एक डिव बनाना है, इसका नाम मैं रख देता हूँ, मान लीजिए नाम नहीं रख रहा हूँ, मतलब इसके अंदर टेक्स्ट में लिख देता हूँ न्यू डिव। पैराग्राफ लिखना है, हेडिंग लिखना है, एक पैराग्राफ लिख देते हैं, है ना, दिस इज अ पैराग्राफ। एंड लास्ट क्या है, लास्ट है हेडिंग। यहाँ एक छोटी हेडिंग बना देते हैं, इस बार मैं लिख देता हूँ H5, दिस इज अ H5 हेडिंग। हेडिंग लिख दिया मैंने गलती से, हेडिंग, है ना। तो तीनों चीजें हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी हैं। अभी क्या बोल रहा है, एक में आईडी सेलेक्टर एलिमेंट सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर हमको लगाना है। तो एक में आईडी डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए इसकी आईडी भी हम डिफाइन कर देते हैं क्या, न्यू डेव, है ना। इसकी एक आईडी डिफाइन कर दी, इसका बी के लिए एलिमेंट सेलेक्टर लगा लेंगे और H5 के लिए क्लास सेलेक्टर लगा लेते हैं। तो यहाँ मैं दे देता हूँ क्लास, और क्लास मान लीजिए हम दे देते हैं स्मॉल हेडिंग्स, है ना, या स्मॉल हेडिंग। अब क्या करेंगे, इसके लिए क्लास सेलेक्टर लगाना है, तो यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल हेडिंग। स्मॉल हेडिंग क्लास सेलेक्टर लगाने के लिए क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे, ये मेरा हो गया टारगेट। आईडी के लिए लगाना है क्या, आईडी सेलेक्टर हैश न्यू डिव। और पैराग्राफ के लिए लगाना है हमको एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं पैराग्राफ। तो यहाँ हमने लिख दिया पैराग्राफ। अब देखिए तीनों के लिए हमारा जो सीएसएस का टारगेटिंग था वो तो हो गया है। पहला जो डिव था उसके लिए मैंने डिव सेलेक्टर लगा लिया है, अगला जो पैराग्राफ था उसके लिए एलिमेंट सेलेक्टर लगा लिया है, और लास्ट जो मेरा बेसिकली हेडिंग था उसके लिए हमने क्लास सेलेक्टर लगा लिया है। अब यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए तीनों का हम कलर चेंज कर देते हैं। तो इसका कलर मैंने कर दिया, मान लीजिए एक्वा मरीन दिखा रहा है, एक्वा मरीन कर देते हैं। पैराग्राफ का कलर हम कर देते हैं टोमेटो, देखिए टोमेटो भी एक कलर है। और स्मॉल हेडिंग का हम कलर कर देते हैं, और कोई ट्रिक देखते हैं अच्छा सा कलर मिल जाए तो, प्लेट ब्लू।
स्लेट ब्लू कर देते हैं, है ना। तो देखिए तीनों के तीनों का जो कलर है वो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। पर इंपॉर्टेंट चीज अभी हम सीख क्या रहे हैं, देखिए टेक्स्ट का कलर लगाना नहीं सीख रहे हैं, सीख रहे हैं टारगेट करना सीएसएस को। तो इसको हमने किया है आईडी से टारगेट, इसको हमने किया है एलिमेंट से टारगेट, और इसको हमने किया है हेडिंग से टारगेट। ठीक बात है। तो ये हो गया हमारा सेकंड लास्ट टास्क भी डन। आ जाते हैं लास्ट के ऊपर। लास्ट क्या बोल रहा है, क्रिएट टू डिव्स विद आईडी फर्स्ट एंड सेकंड एंड डिफाइन कलर फॉर बोथ यूजिंग ग्रुप सेलेक्टर। यानी दो आपको हेडिंग डिफाइन, दो डिव डिफाइन करने हैं, फर्स्ट और सेकंड, और ग्रुप सेलेक्टर से उनके लिए हेलो आपको। सर। हेलो सर। जी जी हर्षवर्धन जी। सर मैं आज 3 दिनों से क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा क्वालिटी पूरा लो है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आज 3 दिनों से प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, मैंने मेंटर से बहुत बार बात कर चुका है, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा है। क्या करूँ बोलो सर, कुछ कीजिए सर। हर्षवर्धन जी आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी पर्सनल में सॉल्व करता हूँ। अगर मैं आप यहाँ बहुत क्लास बार अटेंड। मैसेज किया, वीडियो करके भी भेजा, स्क्रीनशॉट भेजा, फिर भी देखिए कुछ नहीं हम हो रहा है टीम सर, को, कुछ। देखिए हर्षवर्धन जी टीम को हम दिखा रहे हैं, आपके लिए हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। आप खुश नहीं हैं, आप अभी क्लास छोड़कर चले जाइए, आपके लिए जो करना है मैं करूंगा। ओके सर। लास्ट पर आ जाते हैं। लास्ट हम क्या बोल रहे हैं, क्रिएट टू डिव्स विद आईडी फर्स्ट एंड सेकंड एंड डिफाइन कलर फॉर बोथ यूजिंग ग्रुप सेलेक्टर। तो ग्रुप सेलेक्टर हमको यहाँ पर यूज करना है। पहले दो डिव्स डिफाइन कर लेते हैं। डिव्स कैसे डिफाइन करेंगे, वापस आ जाते हैं यहाँ पर और दो डिव डिफाइन कर लेते हैं। डिव मान लीजिए मैं यहाँ बोल देता हूँ, इसका नाम है पैरेट, और एक दूसरे डिव का नाम है काउ। ठीक है, नाम मतलब इनके अंदर टेक्स्ट। तो देखिए दोनों आपको यहाँ दिख रहा है नीचे, पैरेट और काउ। दोनों में हम क्या करेंगे, आईडी डिफाइन कर देंगे। तो मैं एक आईडी डिफाइन कर देता हूँ। मान लीजिए इसकी आईडी भी हम सेम डिफाइन कर देते हैं, क्या, पैरेट। और यहाँ क्या आईडी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो दो आईडी हमने डिफाइन कर दी। अब हमको क्या करना है, हमको लगाना है ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर का क्या मतलब है, जो हमने देखा था कॉपी पेस्ट बचाने के जो काम होता है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, दो आईडी से बेसिकली पहले सेलेक्ट करते हैं पैरेट कॉमा हैश काउ। अभी क्या करेगा, दोनों को सेलेक्ट कर लेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो भी हमको डिफाइन करना है, यानी दोनों के लिए अगर हमको कोई सेम प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो वो हम कर सकते हैं। मान लीजिए फिर से कलर ही कर देते हैं, जो सबसे आसान है लगाने में। कलर इज इक्वल टू क्या देते हैं, मान लीजिए कैडेट ब्लू। सेमीकोलन लगाएंगे, देखिए क्या हुआ, दोनों के लिए जो कलर है वो यहाँ पर डिफाइन हो गया है, पैरेट के लिए भी और काउ के लिए भी। जबकि हमने डिफाइन क्या किया, सिर्फ एक बार डिफाइन किया हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। क्यों, क्योंकि हमने लगा दिया है यहाँ पर ग्रुप सेलेक्टर। तो क्या हुआ, दोनों में एक एक करके बेसिकली दोनों के लिए सेम ही जो मेरा सीएसएस डिफाइन होना था वो यहाँ पर हो गया, है ना। तो हो जाता है मेरा लास्ट टास्क भी डन। इस टास्क में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, करने में आपको कोई कंफ्यूजन हुआ तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। Sir, doubt is a selector or पूछिए। element both have same thing or not? सेलेक्टर एंड एलिमेंट बोथ आर नॉट सेम थिंग। देखिए एलिमेंट होता है एचटीएमएल का, है ना। तो जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं वो एचटीएमएल है। सेलेक्टर ये है कि आप किस तरह से किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्टर आएगा सीएसएस में, है ना। जब हम एचटीएमएल पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे अलग अलग तरह के हम सेलेक्टर, वो अलग अलग तरह के हम एलिमेंट बना रहे हैं, चाहे वो डिव एलिमेंट है, वो हेडिंग एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है। बहुत तरह के एलिमेंट हमने यहाँ पर लगाए हैं, है ना। पर उसके अलावा अगर हम सेलेक्टर की बात कर रहे हैं तो सेलेक्टर कब काम आया, हमने क्या बोला, पहले एचटीएमएल पेज का स्ट्रक्चर बना देगा, उसके बाद सीएसएस आएगा और सीएसएस ही बोलेगा मेरे को स्टाइलिंग डिफाइन करनी है, मुझे कलर डिफाइन करना है, साइज डिफाइन करना है, बेसिकली फॉन्ट, जो फॉन्ट है वो डिफाइन करना है, पोजीशंस डिफाइन करनी है। अभी वो सब हम आगे सीएसएस में पढ़ेंगे, पोजीशन वगैरह कैसे डिफाइन करते हैं। बट बेसिकली सीएसएस आया और बोल रहा है मुझे अलग अलग चीजों को लुक एंड फील देना है। तो वो कहां से आएगा लुक एंड फील, पहले सीएसएस को एचटीएमएल एलिमेंट्स को टारगेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप किसके लिए बेसिकली टेक्स्ट साइज डिफाइन कर रहे हैं, किसके लिए एलिमेंट डिफाइन, जो भी बेसिकली प्रॉपर्टी है किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं। और वो सेलेक्ट करने के लिए, यानी वो पकड़ने के लिए कि किस एलिमेंट के लिए आप बोल रहे हो, जो मैकेनिज्म यूज होता है उसको बोलते हैं सेलेक्टर। और हमने कितने सारे सेलेक्टर कल पढ़े, आप एलिमेंट सेलेक्टर लगा सकते हैं, आईडी सेलेक्टर लगा सकते हैं, क्लास सेलेक्टर लगा सकते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर लगा सकते हैं, ग्रुप सेलेक्टर लगा सकते हैं, और डिसेंडेंट सेलेक्टर लगा सकते Descendant selector, yes sir. Thank you, हैं। sir. ऑल किसी और का कोई कंफ्यूजन क्लास स्टार्ट करने से पहले। और अभ्यास मल बोल रहे हैं वीडियो इज फाइन 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 फाइन। तो मुझे कई बार समझ नहीं आता, बच्चों का एटीट्यूड भी इस टाइप का हो जाता है कि देखिए जूम क्लास है, इंटरनेट की 60% वीडियो कॉल जूम पर चल रही है। कोई ये मानने के लिए, कोई सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि मेरी साइड पर भी इशू हो सकता है। भाई अगर क्लास में 90 बच्चे हैं, 80 बच्चों को बेसिकली सही आ रहा है, मैं फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ आपकी गलती है।
हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक एक बच्चे के लिए, जिसके लिए भी जो इशू हो रहा है। कल किसी के लिए ऐप में क्लास बंद हो रही थी, देखिए इश्यूज इश्यूज होंगे, हम उनको रिजोल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। मुझे पता है, मैं आपकी भी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ कई बार, अगर आप लगातार क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो, बट फिर भी थोड़ा सा कामनेस बनाना जरूरी है ना। ऑलराइट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, अब आज हम HTML में देखेंगे कि हम टैग्स को जो है, अभी अभी तक हमने बहुत सारे टैग्स देखे, बट आज हम देखेंगे कि टैग्स को हम अलग अलग तरह से क्लासिफाई कैसे करते हैं, यानी टैग्स से हमको क्या क्या बातें पता चल सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दो तरह के टैग्स, बेसिकली दो तरह से डिवाइड किया जाता है HTML टैग्स को। किस तरह से? नाम होता है उनका क्या, सिमेंटिक टैग और नॉन सिमेंटिक टैग। अब इन सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक का मतलब क्या है, देखिए हम जो डिफरेंसेस हैं वो बाद में पढ़ेंगे, पहले जो इससे पहले हमने इमेज लगाई हुई थी इसी पर वापस आ जाते हैं, सबको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए डिव, वैसे हम इस क्लास के लास्ट में पढ़ने वाले हैं, मैं डिव आपको बता दूं। डिव उस, बेसिकली मान लीजिए जब हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या क्या घर से बेसिकली बैग, झोला, थैला हम लेकर जाते हैं। डिव उस थैले की तरह है, यानी डिव एक ऐसा टैग है जिसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। ये बस इसलिए लगाया जाता है कि आप बहुत सारी चीजों पर कोई कवर लगाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को किसी एक पेरेंट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, ताकि उस पेरेंट के लिए मान लीजिए आप स्पेसिंग डिफाइन कर सकें, उस पेरेंट की आप कहीं पोजीशन डिफाइन कर सकें, उस पेरेंट को इधर उधर मूव अराउंड कर सकें। डिव का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, डिव अपने आप में कोई काम नहीं करता। तो ये बेसिकली कंपैरिजन क्या दिखा रहा है, आज हम ये सारे के सारे तरह के जो टैग्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। हेडर टैग है, आर्टिकल टैग है, फिगर टैग है, फुटर टैग है। तो ये क्या है, अलग अलग तरह के टैग्स हैं जो अलग अलग जगह के लिए यूज होते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए हमको वेबसाइट का हेडर डिफाइन करना है, जैसे मिंत्रा का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। एक बार मैं साइड में आपको मिंत्रा खोल के दिखा देता हूँ, ये जो ब्राउजर है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। यहाँ खोलते हैं मिंत्रा, शॉप मिंत्रा। देखिए, अब हमने जैसे ही ये मिंत्रा वेबसाइट को हम देख रहे हैं खोलकर, तो थोड़ा सा मिंत्रा वेबसाइट को हम खोलकर देख रहे हैं, तो देखिए ऊपर क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने गलती से कहीं पर क्लिक कर दिया, माफ कीजिएगा। या चलिए ये पेज भी अगर आप देख लें, तो देखिए ऊपर क्या है, ऊपर एक नेविगेशन की मेरी पूरी बार बनी हुई है ना। नहीं भाई, नोटिफिकेशन मत भेजना, ये परेशान कर देते हैं। किसी दुकान में आप जाके फोन नंबर दे दो, आपको मैसेज भेज भेज कर परेशान कर देंगे, है ना। तो उसी तरह से ये भी है, किसी की भी नोटिफिकेशन कभी भी अलाउ मत करें, अगर अपना टाइम को वैल्यू करते हैं तो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ऊपर इन्होंने एक अलग से एलिमेंट डिफाइन किया है। देखिए जब मैं वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ऊपर वाली जो चीजें हैं वो वहीं पर बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जो जिसने भी वेबसाइट बनाई है उसको ऐसा लग रहा है कि ऊपर का जो भी मेन्यू है उसको एक्सेस करना हर समय प्रायोरिटी है। यानी अगर आप स्क्रॉल करके बहुत नीचे चले गए हैं तो भी क्या होना चाहिए, आपको ऊपर वाली चीजें हमेशा दिखती रहनी चाहिए। तो इसको जनरली क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हेडर, है ना। तो ये किस पार्ट में आएगा, हेडर पार्ट में आएगा। हर वेबसाइट में आप जनरली नीचे देखेंगे इस टाइप का पूरा पोर्शन होता है ना। देखिए कहाँ से, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्या, इन्होंने यहाँ पर कोई एक ऐड दे दिया है, एवोल्यूशन, ये जो भी यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी क्या दे रहे हैं, ऑनलाइन फैशन स्टोर प्राइस लिस्ट, ये इनका कोई फीचर होगा उसके लिए कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जगह पर आपको क्या दिखेगा, उनका कॉन्टेक्ट अस, FAQ, एप्स डाउनलोड करने का लिंक, उनके सोशल मीडिया का लिंक, अपना जनरली लोग क्या लगाते हैं, कॉपीराइट वाला जो सिंबल लगाते हैं वो। बाकी अपने बारे में जो भी इनको चीजें लिखनी है, बेसिक लिंक्स आपको देने हैं, वो आप क्या करते हैं, पेज के सबसे नीचे डाल देते हैं कि अगर किसी को एक्सेस करना है, कस्टमर केयर का लिंक, वो सब आप यहाँ डाल देते हैं। इसको जनरली क्या बोलते हैं, फुटर, है ना। तो एक हो गया हेडर, यानी जो पेज के सबसे, एक हो गया फुटर जो क्या होगा, पेज में सबसे नीचे होगा, बीच में क्या होगा, मेरा मेन कंटेंट होगा। तो ये आप डिफाइन अगर करना चाहें, है ना, अगर आप ये डिफाइन करना चाहें कि मेरा मेन कंटेंट क्या है, मेरा हेडर क्या है, फुटर क्या है, तो इस सब के जो टैग्स होते हैं इनको बोलते हैं हम सिमेंटिक टैग्स। यानी अगर कोई ऐसा टैग है जिस टैग से ये पता चलता हो कि इस चीज के अंदर, इस टैग के अंदर क्या वैल्यू आने वाली है, क्या कंटेंट आने वाला है। यानी अगर मैं डिव कहीं भी डिफाइन करूं तो डिव से क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता, डिव के अंदर कुछ भी हो सकता है। डिव क्या है, एक बहुत ही जेनेरिक पेरेंट टैग है जिसके अंदर कंटेंट कुछ भी हो सकता है, उसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जब मैं हेडर यूज करूंगा, मान लीजिए कोई हेडर टैग लगा रहा है तो पता चल जाता है कि इसके अंदर हेडर डिफाइन होगा, कोई फुटर लगा रहा है तो पता चल जाएगा इसके अंदर फुटर डिफाइन होगा। काम आप दोनों से ही कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं आपको हेडर डिफाइन करना है तो हेडर टैग के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। आप नॉर्मल डिव लगाकर भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। पर अगर आप हेडर लगा के करेंगे तो क्या हो जाता है, उसको फिर माफ कीजिएगा, उसको बोलते हैं सिमेंटिक टैग, क्योंकि उससे जो बेसिकली सर्च इंजन है, गूगल वगैरह, उनको पता चल जाता है कि इसमें नेविगेशन कहाँ पर है, फुटर कहाँ पर है, चीजें कहाँ पर है। और कई बार इसी से क्या होता है, देखिए जब मैंने मिंत्रा को सर्च किया, मैं वापस जाकर आपको दिखाता हूँ, जब हमने इसको किया गूगल सर्च, है ना, तो देखिए क्या हुआ, मैंने मिंत्रा को सर्च किया बट उसके बाद भी छोटे छोटे नीचे 2 लिंक आ रहे हैं, है ना। ये इसे कैसे पता चला कि ग्रेट डील्स और मिंत्रा पर कहाँ बेसिकली कैसे जाना है, या लेटेस्ट स्टाइल फॉर ऑल पर कैसे जाना है। गूगल ये भी देखता है पॉपुलर पेजेस क्या है, पर एक ये भी बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि नेविगेशन में क्या डिफाइंड है। मान लीजिए हम सर्च करते हैं केजी कोडिंग, ठीक है, जैसे ही मैं केजी कोडिंग सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है,
जावास्क्रिप्ट यूट्यूब कोर्स दिख रहा है, स्टोर दिख रहा है, रिएक्ट एंड रिडक्स यूट्यूब दिख रहा है, HTML यूट्यूब दिख रहा है, डीएस से यूजिंग जावा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब लिंक्स हमने वेबसाइट के अंदर कहीं पर डिफाइन किए हैं, गूगल जिनको ढूंढ ढूंढ कर ला रहा है और अपने यूजर को मेन फर्स्ट पेज पे ही दिखा रहा है कि अगर आपको डायरेक्टली स्टोर में जाना है या आपको डायरेक्टली HTML में जाना है तो आपको पहले केजी कोडिंग पर भी जाने की जरूरत नहीं, आप सीधे इस लिंक पर क्लिक करिए, सीधे HTML यूट्यूब कोर्स पर चले जाइए, है ना। तो आज हम ये देखेंगे इस तरह से आप जनरली सर्च इंजन वगैरह को हेल्प करने के लिए सिमेंटिक टैग्स का यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो हम दोबारा डेफिनेशन देखते हैं, क्या है सिमेंटिक टैग है, नॉन सिमेंटिक टैग है, इनमें अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं क्या है। सिमेंटिक टैग्स वो हैं जो मीनिंगफुल है, यानी जिन टैग्स को देखकर ये पता चलता है कि इनके अंदर का कंटेंट किस टाइप का होने वाला है। इसका जो सबसे मेन एडवांटेज है, एक एडवांटेज है, वो क्या होता है, दिस इज गुड फॉर सर्च इंजन। देखिए इंसान तो वैसे ही आपकी वेबसाइट देखने वाला है, कोड देखने नहीं वाला। तो ये ऐसा और कौन है जो आपकी वेबसाइट पर आकर विजिट करेगा पर जिसको उसके बाद भी कंटेंट देखकर समझ नहीं आ रहा कि क्या हेडर है क्या नहीं है। वो क्या है, वो है सर्च इंजन। तो वो जब आपकी वेबसाइट का कोड पढ़ रहे हैं और उससे लिंक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप मीनिंगफुल टैग्स देंगे तो उसको ये पता चल जाएगा कि कौन सा लिंक दिखाना इंपॉर्टेंट है, कौन सा लिंक दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा क्या, एक्सेसिबिलिटी, यानी अगर कोई डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को देख नहीं पा रहा है, जैसे मैंने बोला, हो सकता है किसी के पास आईज नहीं है, हो सकता है किसी के पास हैंड्स नहीं है, कोई बोलकर कंप्यूटर चला रहा है, तो उनके लिए भी जो मूव करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगेन वो नेविगेशन वाले टूल्स को यूज करते हैं। मान लीजिए उसको बोलेगा कि हेडर पर चले जाइए, तो अगर उसको पता ही नहीं चलेगा कि हेडर है कहाँ पर, तो वो कैसे जाएगा, है ना। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, ये सारे के सारे आज हम टैग्स पढ़ने वाले हैं। हेडर टैग है, फुटर टैग है, आर्टिकल, सेक्शन, नैव, ये सब इस टाइप के टैग्स है। इसी तरह इससे एकदम ऑपोजिट अगर हम नॉन सिमेंटिक टैग्स देखें तो क्या है, नो स्पेसिफिक मीनिंग, यानी इनको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरली सिर्फ लेआउटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने बोला, आप किसी का कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, अगर दोबारा मिंत्रा का एग्जांपल हम ले लें, हम वापस आते हैं मिंत्रा, हम खोलते हैं, देखिए क्या है, मान लीजिए मैं किसी भी एक कपड़े पर आ जाता हूँ यहाँ पर, तो देखिए इसने क्या यहाँ क्या किया है, इसका पहले ग्रुप बनाया होगा, इसके चारों तरफ इसको स्पेस छोड़ना है, जबकि इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर इमेज भी है, इसके अंदर यहाँ इसने जो नीचे लगाया ये भी है, वैसे ये शायद पूरी की पूरी इमेज है। मिंत्रा फ्रंट पेज पर जनरली यही करता है। मान लीजिए मेन सेक्शन में चलते हैं, टी शर्ट देखते हैं मेंस की, तो देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे ये एक पूरी की पूरी आइटम है ना। इस आइटम के अंदर क्या क्या है, इस आइटम का नाम है, इस आइटम की कंपनी का नाम है, प्राइस है, ऑफ है। देखिए जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो अलग अलग इमेजेस ये मेरे को दिखा रहा है, जो भी है। पर इसने क्या किया होगा, इस पूरे को एक बॉक्स के अंदर बंद किया होगा ताकि इस तरह के बहुत सारे बॉक्सेस यहाँ पर लगाए जा सकें। इस बॉक्स के चारों तरफ इसने स्पेस डिफाइन किया होगा, कितना स्पेस छोड़ना है ना। तो धीरे धीरे अब जब आप वेबसाइट्स को देखना शुरू करेंगे तो उनको हल्का हल्का एनालाइज करना है कि यार इसने वेबसाइट किस तरह से बनाई है और ये किस तरह से चीजों को डिवाइड कर रहा है, किस तरह से प्रॉब्लम्स को तोड़ रहा है, किस तरह से रीयूज कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं अगर बेसिकली इसको सिर्फ लेआउटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, उस पूरे को मैं एक चीज के अंदर बंद करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ डिव यूज करूंगा। बट अगर मुझे बेसिकली जो भी यहाँ पर टैग्स डिफाइन है इनमें से कोई मैं यूज कर सकता हूँ मीनिंगफुल मतलब के लिए, तो मैं ये सिमेंटिक टैग्स यूज करूंगा, ठीक है। तो सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक का इतना मतलब है, इसमें क्या होता है, नॉट एसईओ फ्रेंडली, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली है, नहीं होता है। और मेरी आवाज आ रही है क्या, आई थिंक कोई बच्चा मेरे को लग रहा है कि आ रही है, कोई बच्चा कमेंट कर रहा है नहीं आ रही है। एनीवे आप अपनी आवाज बढ़ाइएगा। एग्जांपल्स क्या है, डिव, स्पैन, आई, बी, यानी हम देखेंगे, देखिए डिव तो जिसकी मैं बात कर ही रहा हूँ, स्पैन जनरली किस लिए यूज होता है आगे चल के हम देखेंगे, छोटा कहीं पे भी आपको टेक्स्ट डिफाइन करना है उसके लिए स्पैन यूज होता है। आई इटैलिक के लिए यूज होता है, बी बोल्ड के लिए यूज होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो क्या है, अगर मैंने बस किसी चीज को बोल्ड किया है तो क्या मुझे पता चल जाता है कि बोल्ड के अंदर क्या होने वाला है, नहीं। तो ये क्या है, ये सब नॉन सिमेंटिक टैग्स है ना। तो सिमेंटिक है जिससे मुझे मीनिंगफुल मतलब पता चले कि इसके अंदर क्या होने वाला है, नॉन सिमेंटिक है जिससे आपको कुछ भी पता ना चले, है ना। तो अब हम इन टैग्स को देखना शुरू करेंगे, जिन टैग्स के बारे में अभी हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, इन टैग्स को हम देखना शुरू करेंगे। जब हम सारे टैग्स देख लेंगे उसके बाद आकर वापस इस इमेज को देखेंगे। देखिए इस इमेज से ये सारे के सारे टैग्स का मतलब आपको समझ आ रहा है। अगर आपको नोट्स कोई बोले कि सारे बॉडी टैग्स एचटीएमएल में जो बॉडी टैग्स होते हैं, सिमेंटिक बॉडी टैग्स होते हैं, उनको आपको एक बार में समझना है, तो इस एक इमेज से आपको सब कुछ समझ आ सकता है। बट हम क्या करेंगे, एक एक को पढ़ते रहेंगे, वापस आकर इमेज को विजिट करेंगे ताकि हमको क्लैरिटी आ सके। तो कौन कौन से टैग्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। टैग है सबसे पहला हेडर टैग, है ना। यानी हम बोल रहे थे वेबसाइट के टॉप पर क्या डिफाइन करेंगे, हेडर हेडर डिफाइन करेंगे और यहां से आएगा हेडर टैग। इसका पर्पस क्या है, यूज टू कंटेन इंट्रोडक्टरी कंटेंट और नेविगेशन लिंक्स, ये दो ही चीज के लिए यूज होता है। अगर आपको आते ही कुछ इंट्रोडक्टरी ऊपर कंटेंट दिखाना है, बट मोस्टली किस लिए यूज होता है, नेविगेशन लिंक्स के लिए। आपको सर्च बार दिखानी है, आपको यूजर को अलग अलग पेजेस पर नेविगेट करने के लिए कुछ दिखाना है, तो वहां आप दिखाएंगे। उसके अलावा यूजर जनरली जहां लॉगिन बटन होता है, या जब आपने लॉगिन कर लिया है तो अकाउंट बटन होता है, आपका कार्ट बटन होता है, अगर हम नॉर्मल परचेजिंग वेबसाइट्स की बात करें तो जितने भी नेविगेशन वाली चीजें हैं ये सब कहाँ आते हैं, जनरली हेडर के अंदर आपके आते हैं। ये क्या है, सिमेंटिक टैग है, अभी हम देख कर आए हैं।
इट इज अ सिमेंटिक टैग प्रोवाइडिंग मीनिंग टू द एनक्लोज कंटेंट, यानी आपको पता है हेडर के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा, मेरा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, हेडर के अंदर मैं उसको रख सकता हूँ। लोकेशन क्या होती है, commonly found at the top of the web page but also can appear within article or section tag। देखिए हेडर जो है वो जनरली कहाँ पाया जाता है, सिर्फ आपके पेज के टॉप पर पाया जाता है। बट हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, आगे चल के हम देखेंगे आर्टिकल सेक्शन टैग्स क्या होते हैं। अगर आपका पेज बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है तो आप हर सेक्शन का भी एक हेडर बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट ऐसा जनरली यूज नहीं किया जाता है। हेडर जनरली कहाँ यूज किया जाता है, सिर्फ टॉप पर यूज किया जाता है। और ये कह रहा है मल्टीपल इंस्टेंसेस भी आप इसके बना सकते हैं, कैन बी यूज मोर देन वंस ऑन अ पेज विद इन डिफरेंट सेक्शंस, यानी अगर आपने अपने पेज को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है तो आप इसको यूज कर सकते हैं हर सेक्शन के अंदर उसका एक हेडर डिफाइन करने के लिए। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से बनाकर देख लेते हैं। तो हम मिंत्रा को कर देते हैं छोटा, और यहां बना लेते हैं एक बाहर ही एक नया प्रोजेक्ट, एक नया फाइल, मान लीजिए 5th क्लास है, इसको बोल देते हैं HTML कोर टैग्स। और इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर बना लेते हैं हम पहली अपनी क्या, सिमेंटिक, बहुत सारे के सारे सिमेंटिक टैग्स हम इसी के अंदर कवर कर लेंगे। तो सिमेंटिक डॉट एचटीएमएल, और एचटीएमएल लगा रहे हैं तो सीएसएस भी लगानी है ना। कुछ सीएसएस अगर हमको डिफाइन करनी होगी तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टाइल्स फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर हम एक बना लेते हैं सिमेंटिक डॉट सीएस, है ना। तो सिमेंटिक मेरी एचटीएमएल हो गई, सिमेंटिक मेरी सीएसएस हो गई। बाकी जो पुराने वाले थे इनको हम कर देते हैं बंद। सिमेंटिक एचटीएमएल में क्या करेंगे, सबसे पहले सिमेंटिक एचटीएमएल में करेंगे डिफॉल्ट कोड जनरेट यूजिंग एमेट, और यहाँ हम पेज का जो हेडिंग है, टाइटल है, वो दे देते हैं सिमेंटिक टैग्स। और क्या करना है, तुरंत अपनी सीएसएस को भी लिंक कर लेते हैं, कहाँ मिलेगी, स्टाइल्स फोल्डर के अंदर सिमेंटिक डॉट सीएसएस नाम से। तो इतना काम मेरा हो गया। वापस आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए सीएसएस प्रैक्टिस तो हमको करना नहीं है, अब हमको इसके लिए नया लाइव सर्वर बनाना पड़ेगा। सिमेंटिक टैग्स का लाइव सर्वर बन गया है, सीएसएस को कर देते हैं। अब हमको यहाँ क्या करना है, हम देखने क्या आए थे, हम देखने आए थे हेडर टैग। तो आप क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या डिफाइन कर सकते हैं, हेड, हेडर, है ना। हेड देखिए अलग से आ गया है, हमको क्या डिफाइन करना है, हेडर डिफाइन करना है। तो वापस इसको हटा देते हैं, हेडर टैग, है ना। तो हेडर टैग के अंदर हम आ गए हैं। वैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात और बता दूं, हमको ये पढ़ते हुए थोड़ा सा एंथुसियास्टिक रहना चाहिए, पर अगर आप प्रैक्टिकली कंपनी में जाकर देखेंगे, नेविगेशन टैग के अलावा मोस्टली हर जगह सब लोग डिव टैग यूज करते हैं। रिकमेंडेशन है कि हमको सिमेंटिक टैग यूज करने चाहिए, बट मैंने प्रैक्टिकली इनको यूज होते हुए कम देखा है। मैंने जिन प्रोजेक्ट्स में काम किया है वहां इनका यूज नहीं किया गया है। नैव का जरूर लोग यूज करते हैं नेविगेशन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि वो भी एक्सेसिबिलिटी के लिए कंपलसरी होता है, एक्सेसिबिलिटी टेस्ट के लिए, इसलिए नेविगेशन टैग का यूज करते हैं, वरना हेडर फुटर ये कोई भी टैग जनरली यूज नहीं होते हैं। बट हम कोशिश करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको यूज करने की। तो मान लीजिए हेडर है, हेडर के अंदर हम दे देते हैं दिस इज माय हेडर, है ना। तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए, दिस इज माय हेडर। देखिए बिल्कुल ऐसा ही आया है। अगर मैं इस हेडर को मान लीजिए डिव में चेंज करता हूँ तो क्या मेरे आउटपुट पर कोई फर्क पड़ने वाला है, देखिए आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इस बात से हमको क्या बात समझ आई, कि इससे आउटपुट जो है, जो यूजर को कंटेंट दिख रहा है उस पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। ओनली फर्क किस चीज पर पड़ता है, आपके जो भी ऑटोमेटेड टूल्स हैं, चाहे वो सर्च इंजन के जो बेसिकली क्रॉलिंग वाले जो मैकेनिज्म्स हैं उनमें हो, या हमारा एक्सेसिबिलिटी टूल्स में हो, सब बेसिकली कहाँ फर्क पड़ता है, मशीन को ही फर्क पड़ता है, यूजर को दिखाने के लिए। चाहे आप हेडर यूज करें चाहे ना करें, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो फिर भी हमको हेडर टैग का मतलब समझ आना चाहिए। बस देखिए मोस्टली हम क्यों विजिट कर रहे हैं जल्दी जल्दी, कि आप कहीं देखें तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो अच्छा इनका ये पर्पज है, इनको इसलिए यूज किया जाता है। यूज करना या ना करना वो एक अलग बात है ना। तो हेडर टैग का मतलब हमको क्या समझ आया, जब भी हमें पेज का कोई एक हेडर डिफाइन करना है, यानी हेडिंग्स वगैरह मान लीजिए डिफाइन करनी है, ऊपर का नेविगेशन डिफाइन करना है, वो जनरली हम कहाँ करते हैं, हेडर टैग के अंदर करते हैं। हेडर टैग के बाद अगला टैग कौन सा पढ़ेंगे, अगला टैग है हमारा मेन टैग। देखिए वापस आकर वो इमेज आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अब यहाँ इमेजिन करिए, देखिए हमने क्या बोला, हेडर आएगा पेज पे जनरली सबसे ऊपर, और हेडर के बाद क्या होगा, हेडर के अंदर हमने क्या देखा, हमने हमने कहा कुछ टेक्स्ट आ सकता है या नेविगेशन के टैग्स आ सकते हैं ना। नेव टैग्स अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पर नेविगेशन टैग कहाँ आते हैं, जनरली हेडर के अंदर आते हैं, और हेडर आएगा टॉप पर। उसके बाद अब अगला टैग कौन सा आया है, अगला टैग आया है मेन। आप देखिए पूरा का पूरा बाकी पेज कहाँ पर है, मेन टैग के अंदर है ना। तो मेन देखते हैं मेन टैग क्या है, ये आया मेन टैग। मेन टैग क्या है, पर्पज इज एनक्लोज द प्राइमरी कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। देखिए बोलना बहुत आसान है, बट इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या हम बोल रहे हैं, दिस एनक्लोजेस द प्राइमरी कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। जब प्राइमरी कंटेंट है क्या, ये कैसे डिफाइन होगा, तो देखिए आगे बता रहा है क्या, अगर हम लास्ट पॉइंट पहले आकर देखें क्या बोलता है, एक्सक्लूड्स कंटेंट रिपीटेड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस
लाइक साइट नेविगेशन एंड फुटर। तो देखिए किसी पेज का, हम वेबसाइट के किसी भी पेज पर गए, उसका मेन कंटेंट क्या होगा? अगर ऊपर नेविगेशन बार सेम ही बनी हुई है, अगर मैं आपको दोबारा मिंत्रा का एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, मैंने बंद कर दी थी, मेरे को थोड़ा टैब्स बंद करने की जल्दी रहती है ना। और मान लीजिए मिंत्रा दोबारा खोल लेते हैं, है? अब मैं गया किड्स सेक्शन में, है ना, मैंगो किड्स जो भी है, मैं यहाँ चला गया। देखिए ऊपर वाला जो कंटेंट है वो अभी भी सेम है। मैं होम लिविंग में चला जाता हूँ, मिरर्स देख लेते हैं, मिरर्स किस टाइप के हैं, मैं यहाँ आ गया, ऊपर वाला कंटेंट अभी भी सेम है। तो क्या अब जब मैं मिरर्स पेज पर हूँ, देखिए myntra.com/mirrors पेज पे हूँ, तो क्या आप बोलेंगे कि ये ऊपर वाला कंटेंट जो है ये मिरर्स पेज का पार्ट है? भाई ये तो यहाँ हमेशा ही है, मैं मिरर्स देखूं या बच्चों के कपड़े देखूं या अपनी टी शर्ट देखूं, ये पार्ट तो यहाँ सेम ही बना हुआ है। इसी तरह से जो हमने फुटर देखा था, देखिए फुटर भी यहाँ पर सेम ही बना हुआ है। यहाँ पर जो हमको, यहाँ वैसे वो जो वीडियो था वो चला गया है ना। पर उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो जो जनरली एक्चुअल फुटर है, यहाँ से आप देखेंगे जो लिंक्स हैं वो सब सेम है, ऐप डाउनलोड करने के लिंक सेम है, कीप इन टच सेम है, यानी मोस्ट ऑफ द फुटर भी यहाँ पर क्या है, सेम है। तो अगर कोई पूछेगा मिरर्स पार्ट का मेन कंटेंट क्या है, तो आपको आप क्या बोलेंगे? मिरर्स पार्ट का मेन कंटेंट यहाँ से शुरू होता है और जहां हम आखिरी मिरर देख रहे हैं वहां पर खत्म हो जाता है। बाकी पार्ट जो है वो मिरर पेज का मेन पार्ट नहीं है ना। तो मेन के अंदर क्या आएगा? अगर आप देखेंगे तो जो भी कंटेंट रिपीट हो रहा है अक्रॉस पेजेस वो मेन के अंदर नहीं आएगा। ये भी क्या है, मेन टैग क्या है? मेन टैग भी एक सिमेंटिक टैग है, यानी दिस एड्स मीनिंग इंडिकेटिंग द मेन कंटेंट एरिया। तो अगर गूगल सर्च कर रहा है कोई अगेन या पेज देख रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि इस पेज का मेन कंटेंट क्या है। ये क्या बोल रहा है? दिस शुड बी यूनिक, यानी इट शुड ओनली अपीयर वंस पर पेज। एक पेज के अंदर ऐसा नहीं 4 बार मेन डाल दिया, क्योंकि मेन तो अब भाई जैसे बोलते हैं ना कि इस बार चीफ गेस्ट कौन है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 4 चीफ गेस्ट हैं, क्योंकि चीफ तो एक ही होगा, बाकी सब तो गेस्ट ही होंगे, है ना। तो उसी तरह से ये है, अगर आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये कंटेंट मेन है, तो वो मल्टीपल टाइम्स नहीं होना चाहिए, मेन कंटेंट सिर्फ एक ही बार हो सकता है। जो मैंने आपको बताया एक्सेसिबिलिटी में इसकी हेल्प होती है, और बाकी सारा कंटेंट इससे हमको बचा कर रखना है, यानी जो भी रिपीट हो रहा है वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं दोबारा से। हेडर तो हमने बना लिया था, अगर हम मेन टैग बोलेंगे तो अब देखिए हेडर के अलावा सारा का सारा कहाँ आएगा? मेन के अंदर आएगा। तो हम पेज को जनरली कैसे डिवाइड कर लेते हैं? पहले हेडर आएगा, हेडर के अंदर आपको जो डिफाइन करना है करें, कोई लिंक्स डिफाइन करने हैं करें, फिर मेन के अंदर मेरे पेज का कंटेंट आएगा। तो मान लीजिए यहाँ हम काफी सारा टेक्स्ट लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ लॉरेम 50। तो ये क्या करेगा? बहुत सारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लिख देगा। हेडर के अंदर जनरली हमको क्या करना चाहिए? मान लीजिए जो मैं चीज लिख रहा हूँ उसको मैं क्या कर देता हूँ, हेडिंग के अंदर बंद कर देता हूँ, है ना। क्योंकि हेडर जो है उसके अंदर जनरली हेडिंग ही आपकी आएगी, या जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा वही आएगा। तो अब देखिए क्लियर हमको दिख रहा है कि कहाँ मेरा हेडर है और कहाँ मेरा मेन है। इसको अगर हम और अच्छा दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखा सकते हैं? अब मैं अपनी सीएसएस में चलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ हेडर जो है भाई, जो मेरा हेडर टैग है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एलिमेंट टारगेट कर रहा हूँ, और मैं क्या करता हूँ उसका कलर दे देता हूँ। क्या कलर दे देता हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि चलिए एक आपको नई प्रॉपर्टी बता देते हैं सीएसएस की यहाँ पर, है ना। क्या मैं बोल रहा हूँ? बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अभी तक हमने यूज नहीं किया है। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ बैकग्राउंड कलर होना चाहिए एक्वामरीन। तो देखिए आपको दिख रहा है हेडर में मैंने बोला, यानी अभी तक हमने देखा था कलर, कलर क्या डिफाइन करता था? टेक्स्ट का कलर डिफाइन करता था। बट अगर मैं बैकग्राउंड कलर बोल रहा हूँ तो ये बोल रहा है ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है मेरा, जो हेडर एलिमेंट है, उसमें बैकग्राउंड में आप एक्वामरीन कर दीजिए, टेक्स्ट का जो कलर ब्लैक था उसको ब्लैक ही छोड़ दीजिए। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, जो मेरा मेन है, मेन में हम बैकग्राउंड कलर कुछ और दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या देते हैं? मान लीजिए हम दे देते हैं डॉजर ब्लू, है ना। तो देखिए क्या हुआ, मेन कंटेंट के पीछे ब्लू आ गया। तो अब आपको क्लियर दिख रहा है कि हेडर मेरा कहाँ शुरू होके कहाँ खत्म होता है, मेन मेरा कहाँ शुरू होके कहाँ खत्म होता है। और मेन के अंदर हम जरूरी नहीं कि एक यही लिखें, है ना। देखिए मेन के अंदर मैंने टेक्स्ट डायरेक्टली लिख लिया है, आइडियली हमको क्या करना चाहिए था, हमको मेन के अंदर एक पैराग्राफ बनाना चाहिए था, और पैराग्राफ के अंदर अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। मेन के अंदर और क्या हो सकता है? मान लीजिए और मैं कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। इसके अलावा मान लीजिए हमने और क्या देखा, एक छोटी हेडिंग में बना देता हूँ H4, है ना। दिस इज रैंडम टेक्स्ट। ये मैंने कहा लिख दिया, मेन के अंदर एक हेडिंग बनाकर लिख दिया। तो देखिए हेडिंग ने अपना स्पेस लिया, बट अभी भी सारा का सारा किसके अंदर है? मेन के अंदर है। तो मेन ने जो अपना बॉक्स बनाया है वो अभी भी यहाँ पर दिख रहा है। तो बैकग्राउंड कलर लगाने से मेरे को पेज पर क्लियरली नजर आ रहा है कि कहाँ पर मेरा हेडर है और कहाँ पर मेरा मेन कंटेंट है ना। तो ये हुआ मेन। मैं एक बार यहाँ पर पॉज कर लेता हूँ। अगर हेडर और मेन में किसी को कोई बेसिकली इशू है, बेसिकली समझने में कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप माइक ऑन करके या हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी रोहित जी। सर
जो जैसा आपने बताया था कि सर सिमेंटिक टैग वो है कि जिसको देखते ही पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या कंटेंट है। मतलब सर अगर डीप टैग के अंदर अगर हम सिमेंटिक टैग इट मीन्स अगर हेडर टैग मेन टैग को यूज करें तब भी तो देखकर हमको पता लग जाएगा कि डीप के अंदर या हेडर टैग का यहाँ यूज किया गया या मेन टैग का या फुटर टैग का यूज किया गया, रादर देन कि अगर उसको हम अलग से कभी इम्प्लीमेंट करें। मेरे को नहीं समझ आया रोहित जी आपको क्वेश्चन। डिव के अंदर हम हेडर क्यों लगाएंगे? वो उस डिव का हेडर है आपके हिसाब से? यस सर। देखिए हेडर जो है वो पेज का हेडर है, तो अगर हम बॉडी बना रहे हैं तो ये बॉडी के पार्ट्स हैं कि आप बॉडी का हेडर डिफाइन करेंगे। डिव का हेडर डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हर डिव का थोड़ी आप हेडर बनाएंगे। यही सर हमको लगा था कि सर डीप में भी हम हेडर को डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, मैंने बोला जैसे जो मेन टैग है वो सिर्फ एक ही बार डिफाइन होगा पूरे पेज में, और जनरली किसके डायरेक्ट चिल्ड्रन होने चाहिए? बॉडी टैग के डायरेक्टली चिल्ड्रन होने चाहिए। ऑलराइट, किसी और का कोई डाउट? ठीक है, आई थिंक हमको ये दो टैग्स जो है वो समझ आ गए हैं। हम और इसी तरह के जो सिमेंटिक टैग्स हैं वो देखते हैं। तो हमने कौन कौन सा देख लिया? हमने देख लिया हेडर टैग और हमने देख लिया मेन टैग। अब हम मेन टैग के थोड़ा अंदर घुसते हैं। मेन टैग के अंदर हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए हमने 2.2 देखा था मेन टैग, अब हम आ जाते हैं 2.2.1 पर, जिसको हम बोल रहे हैं सेक्शन टैग, है ना। तो सेक्शन टैग क्या है? देखिए इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस काफी सिंपल है। दिस ग्रुप्स रिलेटेड कंटेंट इन अ डिस्टिंक्ट सेक्शन। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, मेरा पेज ऐसा है कि मेरे पेज में मान लीजिए मैं दो तीन चीजें बनाता हूँ। मान लीजिए हम अपना पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसमें अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैं वापस आ जाता हूँ। अच्छा, हमने शायद एग्जाम्पल भी नोट्स में भी शायद यही एग्जाम्पल लिया है ना। तो मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। नोट्स में क्या बोल रहे हैं, हमने एक सेक्शन बनाया अपने पर्सनल पोर्टफोलियो का कि मैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में फेमिलियर हूँ। मान लीजिए आप इतना पढ़कर अभी क्या बनाएंगे, अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बनाएंगे, आप बोलेंगे मैं HTML और CSS में फेमिलियर हूँ। पर एक आप बनाएंगे कोर्सेज का भी। जब लोग रिज्यूमे रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, मैंने कोर्स में बताया है कि आप रिज्यूमे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप रिज्यूमे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको फीडबैक भी इसी तरह से दूंगा। कैसे दूंगा? कि आपको बेसिकली टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी लिखनी है। आपको कोई अपने ग्रेजुएशन के, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया है तो उसके कोर्सेज कौन कौन से लिखने हैं। हॉबीज कौन कौन सी लिखनी है। देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों की हॉबी क्या है, बस खाना खाना ही आजकल हॉबी हॉबी हो रही है ना। तो मान लीजिए हॉबीज मैंने लिख दिया कि भाई ईटिंग मेरी जो है वो हॉबी है। पर ये क्या है, मेरे अगर मैं रिज्यूमे देखूंगा या अपना पोर्टफोलियो देखूंगा तो उस पोर्टफोलियो के अलग अलग सेक्शन है। तो अगर आप किसी चीज को अलग अलग सेक्शंस में तोड़ना चाहते हैं, देखिए अगेन कोई ये पूछ सकता है सर इसका फायदा क्या होगा। देखिए जो पूरा पॉइंट है वो यही है कि इनका जनरली फायदा बहुत ज्यादा नहीं होता है। सिर्फ सर्च इंजन के लिए फायदा होना चाहिए आइडियली, पर वो भी आजकल इतने स्मार्ट हो गए हैं, इतने मॉडर्न हो गए हैं कि वो एक सिग्नल इससे जरूर मिलता है उसको, पर बहुत ज्यादा इनको फर्क नहीं पड़ता है। तो उनको इनका मतलब जरूर समझना है, बट अगेन प्रैक्टिकली कितना यूज हो पाएंगे ये बहुत ही है ना टफ है ना। तो पर्पस हमको समझ आ गया। अगर हमको किसी भी पेज में अलग अलग, आप मेंटल मॉडल में अपने सेक्शंस बना रहे हैं कि मैं पहले सेक्शन में अपने पेज में ये करूंगा, दूसरे सेक्शन में ये करूंगा, है ना। अब ये हम दूसरा एग्जांपल भी ले लें। अगर मान लीजिए मैं केजी कोडिंग खोल लेता हूँ एक बार। केजी कोडिंग का जो होम पेज है वो हम खोल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, केजी कोडिंग के होम पेज पर ऊपर आपको दिख रहा है, देखिए हेडर है पूरा का पूरा, जहां हमने क्या दिया है, सर्च बार दिया है, होम बटन है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं, कोर्सेज जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब जाकर देख सकते हैं। यानी अगर हमारे यूट्यूब पर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल जहां हम जनरली वीडियो के अपडेट्स डालते हैं जब भी कोई नया वीडियो गया हो, डायरेक्टली अगर आपको फोन करना है, हमारा फोन नंबर, क्योंकि मैं यहाँ पर एज अ स्टूडेंट लॉग इन किया हुआ है अभी मैंने अपनी एक स्टूडेंट आईडी से, तो मैं चाहूँ तो वहाँ डैशबोर्ड में जाकर देख सकता हूँ मेरा अकाउंट। तो ये पूरा क्या हुआ, नेविगेशन वाला जो काम है ये मैंने हेडर के अंदर डाला है। उसके बाद आप देखिए अब जो मेन कंटेंट है उसके अगर आप देखेंगे मल्टीपल सेक्शंस यहाँ पर बने हुए हैं। क्या? देखिए पहला सेक्शन हमने डाला है जो हमारा अपकमिंग बैच अभी ये स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, इसका एक सेक्शन है ना। उसका अगला सेक्शन क्या है, हमारे प्रीमियम कोर्सेज का एक अलग से हमने सेक्शन लगाया है। हमारे जो फ्री यूट्यूब कोर्सेज हैं उनका हमने एक अलग से सेक्शन लगाया है। उसके बाद क्या है, हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है, इसमें सेक्शन बनाया है। हमारी ऐप डाउनलोड करने का यहाँ एक सेक्शन बनाया है, और लास्ट में क्या बनाया है, फुटर बनाया है। तो देखिए आपको समझ आ रहा है, हेडर और फुटर के अलावा जो बीच का मेन कंटेंट है उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हमको दिखानी है। हमने जो कोर्स का मेन पेज था वो तो आप मोस्टली बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उसमें भी यही था। देखिए हमने पहले पेज का यहाँ क्या लगाया है, एक जो समरी दी है पहले सेक्शन वो लगाया है, प्रशांत सर की गारंटी सेकंड सेक्शन, कोर्स में क्या कवर होगा थर्ड सेक्शन, कौन से प्रोजेक्ट कवर करेंगे फोर्थ सेक्शन। तो ये सारे के सारे मेन कंटेंट भी हैं पेज के, बट उसके अलावा भी इन सब में आपस में क्लियर मेरे को फर्क समझ आ रहा है कि किस सेक्शन, बेसिकली इस सेक्शन में मैं ये डिफाइन करूंगा, इस सेक्शन में मैं ये डिफाइन करूंगा। शुभम गुप्ता जी का एक क्वेश्चन है, जी सर बताइए। एक सेकंड सर, आपने हेडिंग डाला, आपने हेडिंग और फुटर में जो डिफरेंस बताया ना हम्म। सर, आपने भी
अपने वेबसाइट में बार बार हेडिंग तो दिया है ना कहाँ दिया है हेडिंग मैंने? सर, जैसे कि ऊपर आपने एडवांटेज लिखा है ना मान स्टैक, और नीचे भी आपने बहुत सारे ये लिखा प्रशांत सर की गारंटी, ये भी तो सर देखिए, हेडिंग हो गया ना हेडिंग एक। में और हेडर में फर्क है। आप यस हेडिंग को सर। कंफ्यूज कर रहे हैं। हेडिंग टैग हमने कौन सा पढ़ा था? हेडिंग टैग हमने पढ़ा था H1 से H6 तक। वो सब क्या है? वो हेडिंग टैग्स हैं। वो आप कहीं पर भी यस। यूज कर सकते हैं। हेडर टैग उसी चीज के लिए है जो जनरली आपके पूरे वेबसाइट के नेविगेशन के लिंक्स को रखता है, या अगर आपको एक मेन हेडिंग देना चाह रहे हैं, अपना ब्रांड नेम देना चाह रहे हैं, उसको रखता है। जैसे अगर हम मिंत्रा भी देख रहे थे तो मिंत्रा क्या कर रहा है, अपना एक आइकन भी रख रहा है यहाँ पर। उसके अलावा देखिए इसने भी क्या दिया है, सिर्फ नेविगेशन वाली चीजें दी हैं। और दूसरी बात, यस। आपको कैसे पता है ये जो मंस्टैक मैंने लिखा है एक हेडिंग है? देखिए, आप साइज से ये मत समझिए कि ये हेडिंग ही होगी, है ना। ये क्या है, ये तो हर जगह हमने सिर्फ सीएसएस यूज की है किसी चीज को छोटा करने के लिए, बड़ा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, फॉन्ट चेंज करने के लिए। तो आइडियली आप बात सही बोल रहे हैं कि अगर मैं आइडियल केस में बात करूं तो ये क्या होना चाहिए, हेडिंग टैग होना चाहिए। चलिए हम टूल्स बाद में देखने वाले हैं, बट इंस्पेक्ट कर लेते हैं अभी केजी कोडिंग की वेबसाइट पर, देख लेते हैं एक्चुअली है क्या, है ना। देखिए बिल्कुल सही निकला। ये क्या है, H1 टैग है जिसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, जिसके अंदर हमने एक बोल्ड टैग लगाया हुआ है ना। ये कैसे देखते हैं ये अभी हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले एक्चुअली मैंने क्लास आज के लिए लगाई थी, पर फिर मुझे लगा कि ये HTML टैग्स कवर करना पहले जरूरी है ना। तो देखिए यहाँ हमने देख लिया कि एक हेडिंग है। आप किसी भी पेज का कुछ भी खोलकर देख सकते हैं, है ना। मान लीजिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने बोला है, यहाँ ये जो पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है ये क्या है, तो आप राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट करिए, आपको दिख जाएगा क्या है। देखिए H3 यहाँ पर एक यूज हुआ है, यानी एक छोटी लेस इंपॉर्टेंट हेडिंग की तरह हमने इसको यूज किया है ना। पर देखिए क्या आपको यहाँ कहीं मेन टैग दिख रहा है? क्या आपको कहीं सेक्शन टैग्स दिख रहे हैं जिन सेक्शन की मैं बात बोल रहा था? नहीं। तो ये जनरली यूज नहीं होते हैं, पर इनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इनका बेसिकली इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है। आपका डाउट थैंक क्लियर यू हुआ सर। शुभम जी? हाँ। यस, थैंक यू सर। हाँ, ठीक है। तो सेक्शन हमको समझ आ गया कि सेक्शन टैग हमको किस लिए यूज करना है। अगर मेन पेज में मुझे मल्टीपल सेक्शंस बनाने हो और ये हो कि एक सेक्शन में एक टाइप का कंटेंट होगा, एक सेक्शन में एक टाइप का कंटेंट होगा, तो आप सेक्शन बना सकते हैं। और हेडर की भी बात एक्चुअली है, अगर आप कंफ्यूज नहीं भी हो रहे हैं, हेडर भी आप हर सेक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। हेडर आइडियली पेज पे डिफाइन आपको करना चाहिए, बट अगर आप हर सेक्शन का भी हेडर डिफाइन करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। हेडर मल्टीपल हो सकते हैं, मेन मल्टीपल नहीं हो सकते। ठीक है। तो पर्पस हमको समझ आ गया। सिमेंटिक है ये भी। ये बेसिकली हम बात तब से ये करते आ रहे हैं, सारे के सारे सिमेंटिक टैग्स हैं, तो स्ट्रक्चर और मीनिंग डिफाइन करता है। हेडर्स यानी ऑफन यूज विद हेडिंग्स, यानी H1 से H6 तक जनरली इसको यूज किया जाता है। कैसे? हर सेक्शन में एक हेडिंग आप लगाएंगे सबसे पहले, वहीं पर आप इसको यूज करेंगे। अगर मल्टीपल हेडिंग्स आपके पेज में आ रही हैं तो वहीं पर आप उनको जनरली सेक्शन के अंदर तोड़ेंगे। नेस्टेड मतलब कैन बी नेस्टेड विद इन सेक्शन, यानी ऐसा भी हो सकता है आपने पहले एक सेक्शन डिवाइड किया, फिर उस सेक्शन के अंदर आपने फर्दर सेक्शन को डिवाइड किया, है ना। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक। तो नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक। तो ऐसा हो सकता है पहले मैंने अपने पेज को दो तीन चीजों में तोड़ा, जो मेन पेज की मैं बात कर रहा हूँ, हेडर और फुटर हमने निकाल दिया, जो मेन है उसको हमने दो चीजों में तोड़ा, पर जो पहले वाला है उसको हमने फिर फर्दर तीन चीजों में तोड़ दिया, जो अगले वाला है उसको हमने फर्दर फिर तीन चीजों में तोड़ दिया। तो हम सेक्शन के अंदर भी सेक्शन को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन टैग। एक दो सेक्शन हम डिफाइन करके देख लेते हैं। अनीश जी, आप Sir? कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर। Yeah, sir. Yeah. So then what is the major difference between section and div tag, sir? Only difference between any of these tags and div tag is that these are semantic and div is non semantic। यानी अगेन, अगर गूगल सर्च इंजन आकर चेक कर रहा है कि यहाँ इस पेज में क्या कंटेंट कहाँ पर है, अगर आप div यूज करेंगे तो उसको लगेगा सारा का सारा कंटेंट एक जैसा है। बट अगर आपने अलग अलग सेक्शंस डिफाइन किए हुए हैं तो वो आकर समझ जाएगा कि इस पेज में मल्टीपल चीजों के बारे में बात हो रही है। एंड इवन कई बार सर्चिंग में बीच में कुछ टाइम के लिए फीचर जो है वो ट्रायल हुआ था, उसके बाद बंद हो गया। आई नो सम फ्रेंड्स इन गूगल जो है ट्राई कर रहे थे कि ऐसा भी गूगल कर रहा था कि आप अगर कोई चीज क्लिक करेंगे तो वो पेज के एक पर्टिकुलर पार्ट पर स्क्रॉल करने के बाद आपको देगा, बट बहुत सारे ब्राउजर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्रोम के अलावा, इसलिए वो फीचर को जो है किल कर दिया गया विद टाइम। बट आप समझिए कि जब गूगल है वो ये भी समझ रहा है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर चीज सर्च की है तो वो उस पेज पर एक्चुअली टॉप पर नहीं है, पर थर्ड या फोर्थ सेक्शन के अंदर है। तो वो ये भी सोच रहे थे कि जैसे ही आप वहां पर जाएंगे, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, तो वो पेज तो खुलेगा बट साथ में उस सेक्शन को स्क्रॉल करके खुलेगा। तो वो अंडरस्टैंडिंग कैसे आ रही है सर्च इंजन को, इसलिए आ रही है क्योंकि आपने अलग अलग सेक्शंस को जो है वो बनाया हुआ है। Okay, sir. Then if you use div under section, will it be a semantic or non-semantic, sir? If you Div is use div, always be non-semantic because div can have anything inside it. So you never know what div है. You will have to find meaning from the text that is inside the div. है ना, div के अंदर जो content है उससे आप meaning find out कर सकते हैं. But just by the section name, just by which element has been used, you can't say what is inside that particular tag. okay, even if So it is, yeah, yeah, please go ahead, sir, please. no, please.
No, even Ask if about. it is, yeah, even if it is, I mean, if you update a single div also, will it be considered as a non-semantic only, right? Even if you update a single div also, Uh, I mean, will what be, will be considered non-semantic? consider in your application, if I use a single div in somewhere, so will the search engine, will it be considered as a non-semantic? No, 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 no. When we are saying semantic, non-semantic, we are not talking about the whole page. When we are saying semantic and non-semantic, it is restricted to that section. So that section will be semantic, the other section will be non-semantic. But again, I can't stress this enough. You should not put too much meaning into this, right? Search engines are very smart. Nobody is using these tags generally, and they still can understand what your page has. Got it, sir. Yeah, thank you. ऑल राइट, तो ये हुआ हमारा सेक्शन। हम सेक्शन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसका टेक्स्ट थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, है ना, मेन टैग के मेरे अंदर। एंड हेडिंग के बाद जो मेरा पहले वाला पैराग्राफ है, इसको हम डाल देते हैं एक सेक्शन के अंदर। तो मैंने क्या किया, ये जो पैराग्राफ है मेरा एक सेक्शन के अंदर डाल दिया। देन आई कैन क्रिएट अनदर सेक्शन, एंड इस सेक्शन के अंदर या आई कैन इवन पुट दिस हेडिंग इनसाइड दिस सेक्शन। So these first two are inside the first section. I can have a similar section which has another heading and paragraph, right? And let me define IDs for this. So I'll say this first section. अच्छा sorry, मैं इनसे बात करता करता इंग्लिश में स्विच हो गया। हाँ, तो पहला सेक्शन क्या है, पहले सेक्शन की आईडी मान लीजिए मैं बोल देता हूँ फर्स्ट सेक्शन। मैंने एक आईडी डिफाइन कर दी, है ना। और उसके बाद सेकंड सेक्शन में मैं डिफाइन कर देता हूँ क्या, सेकंड। ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, अगेन बैकग्राउंड कलर के लिए, ताकि हमको क्लियर यहाँ पर दिखे। अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ क्या, हैश फर्स्ट सेक्शन बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर हम कुछ और डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए बिस्क। अच्छा, मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है यहाँ पर ना। ये क्या हुआ, आई थिंक मेरे जो सर्वर है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्रैक हो गया है। हाँ देखिए, तो सेक्शन हमने डिफाइन किया है। हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। अच्छा, मैंने यहाँ सेक्शन एक्चुअली कैपिटल दिया है ना। तो ये है फर्स्ट सेक्शन, ये है मेरा सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक आईडी डिफाइन कर देते हैं। आईडी हमने डिफाइन कर दी है, फिर से टारगेट करेंगे। आईडी टारगेट कैसे करते हैं, हैश लगाकर। इसका भी एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए दैट इज चॉकलेट, है ना। तो देखिए अभी भी आपको दिख रहा होगा कि मेन का कलर अभी भी ब्लू है, तो जो बीच में दोनों के गैप आया है वो अभी भी ब्लू है। बट मेन के अंदर दोनों सेक्शंस ने अपना अपना बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया है। एक ने इसे ब्रिज डिफाइन किया है, एक ने चॉकलेट डिफाइन किया है। अगर हम जब बेसिकली हमारी वेबसाइट देख रहे थे केजी कोडिंग की, तो वहां पर भी हमने सेम काम किया हुआ था। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। Sir, I have a doubt यस, that when we do nested semantic tags, means if I put another semantic tag inside a semantic tag, is there any proper order in which we should put the semantic tags? so see, it will depend on what kind of tags you're using. You can't obviously put suppose a main tag inside a section tag. So there is an order that main has to be only one, and all the main content should be inside the main tag. But inside main you can have sections, inside sections you can have other things that you have basically Means studied we till now, can inside, and that we will study. Yeah, I'm telling is inside a section we can add the article, then another yes, section we can do it. yes, we can do that. That's fine. Okay, means we have to only add one main tag, and inside the main tag we can do any type of nesting order, right? Correct, we can. तो ये दो सेक्शंस हमने बनाकर दिखाए। पर देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि केजी कोडिंग पर भी हमने क्या किया है, जैसे ही सेक्शन चेंज हो रहा है तो बैकग्राउंड कलर देखिए चेंज हो रहा है। इसका यहाँ पर ग्रे कलर है, एंड कलर्स में मैं थोड़ा खराब हूं, तो अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं तो आप समझ जाइएगा। ग्रे कलर है, यहाँ पर थोड़ा व्हाइटिश ग्रे है, वट एवर। अच्छा, ये शायद हमने थोड़ा सा ग्रेडियंट लगाया है, कलर कुछ और शुरू होता है बट सेक्शन खत्म होते होते क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। यहाँ पर फिर ग्रीन कलर आ गया, फिर से हमारा ग्रे कलर आ गया, यहाँ पर कुछ और कलर आ गया, है ना। तो आप क्या करते हैं, जनरली सेक्शंस में बैकग्राउंड कलर को हल्का हल्का आप चेंज कर देते हैं, ताकि सेक्शन कहाँ खत्म हो रहा है कहाँ शुरू हो रहा है आपको पता चले। या दूसरा तरीका क्या है, आप हॉरिजॉन्टल रूलर एक खींच देते हैं, ताकि यूजर को भी पता चलता रहे कि सेक्शन कहाँ खत्म कहाँ शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेक्शन टैग। अगला टैग हम क्या देखेंगे, अगला टैग इज आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग क्या है, आर्टिकल टैग एनक्लोजेस कंटेंट
दैट स्टैंड्स अलोन लाइक अ ब्लॉग पोस्ट और अ न्यूज स्टोरी। तो कोई एक ऐसा कंटेंट आप यहाँ पर लिख रहे हैं जिसका बाहर वाले पेज से बहुत ज्यादा डायरेक्ट मतलब नहीं है। यानी आप मान लीजिए एक न्यूज वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहां वो जो कंटेंट है वो ऑब्वियसली एक न्यूज है, बट वो जो कंटेंट है उसका आपस में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है बाहर वाली चीजों से। बाहर हो सकता है कोई और न्यूज हो, कोई और बेसिकली एड चल रहा हो। न्यूज वेबसाइट पर क्या होंगे, नई न्यूज का टिकर होगा। इसी तरह अगर आपका मान लीजिए ब्लॉग है, आपने ब्लॉग में नेविगेशन डिफाइन किया होगा, अपना रिज्यूमे का लिंक दिया, जो भी आपने दिया है, बट जो आर्टिकल आपने लिखा है वो अपने आप में एक चीज है, उसका आसपास वाली चीजों चीजों से बहुत ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। तो ये क्या है, दैट स्टैंड्स अलोन, आर्टिकल का अपने आप में कोई एक मतलब है। तो हमने क्या किया, मान लीजिए नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल की हमने एक समरी लिखी है, नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल इज पॉपुलर एजुकेशनल रिसोर्स वटेवर, राइट। तो यहाँ हमने वो लिखने की कोशिश की। तो आर्टिकल टैग आप जनरली कब लिखेंगे, जब या तो आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई न्यूज लिख रहे हैं, बेसिकली सम टेक्स्ट हैवी कंटेंट जो अपने आप में कोई एक मतलब कन्वे करता है, अपने आप में आपने कुछ लिखा है ना। ये भी अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ सिमेंटिक टैग इंडिपेंडेंस, यानी कंटेंट शुड मेक सेंस इवन इफ टेकन आउट ऑफ पेज कॉन्टेक्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, कि ये जो आपका जो भी आप इस अगर आर्टिकल टैग के अंदर आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर उसको पूरे पेज से बाहर निकाल लिया जाए तो भी उसका कोई मतलब होना चाहिए। अगर मिंत्रा में से मान लीजिए मैं एक कपड़े को बाहर निकाल लूं तो उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब हमको नहीं समझ आएगा कि इस कंपनी का क्या नाम है, या हम जो नॉर्मल पैराग्राफ लिख रहे हैं ये मैं लिख दूं किसी चीज के बारे में तो समझ नहीं आएगा कि इस चीज का कॉन्टेक्स्ट क्या है। बट अगर आप आर्टिकल के अंदर कुछ लिख रहे हैं तो जनरली दैट शुड मेक सेंस ऑन इट्स ओन। जैसे मुझे पता नहीं अभी आपको पता है या बेसिकली आप में से कितने लोगों ने सुना है, अभी बहुत सारे ब्राउजर्स एक नया फीचर लेकर आ रहे हैं जिसको बोलते हैं रीडिंग मोड, है ना। और रीडिंग मोड में वो क्या करते हैं, जो भी पेज का इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको बेसिकली रीड करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से एकदम सिंपल करके बाहर दिखा दिया जाता है, और बाकी जो चमकने वाली चीजें हैं, एड्स हैं, वीडियोस है, उस सबको क्या करता है ब्राउजर टोन डाउन कर देता है। तो वो भी जनरली किस लिए कर रहा है, आप रीडिंग अच्छे से कर सकें इसलिए कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आर्टिकल टैग यूज कर रहा है, बस मैं बोल रहा हूँ कि वो भी आर्टिकल टैग अगर आप वहां यूज करेंगे तो उसको और ज्यादा हेल्प हो जाएगी टू टेक आउट व्हाट इज मीनिंगफुल एंड व्हाट इज आउटसाइड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आर्टिकल टैग प्रोवाइड्स कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। एंड सबसे लास्ट हम क्या बोल रहे हैं, कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स ऑन द सेम पेज, क्योंकि ऑब्वियसली एक पेज में मल्टीपल टाइप के आपके आर्टिकल हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप के या मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ आर्टिकल हो सकते हैं, इसलिए क्या होगा आर्टिकल टैग को भी आप एक पेज में मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लास्ट क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट हम देखने वाले हैं असाइड टैग। असाइड का क्या मतलब, आप देखिए मेन में आ गए, मेन में हमने देख लिया सेक्शंस कैसे बनाने हैं, हमने देख लिया आर्टिकल कैसे बनाना है। असाइड का क्या मतलब है, असाइड में आप रखी वो रहे हैं जो जनरली क्या है पेज के कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। कोई ऐसा कंटेंट आपको दिखाना है जो पेज के कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि मैं मान लीजिए अपनी वेबसाइट पर क्या बोल रहा हूँ कि ये रिकमेंडेड बुक्स है, तो देखिए अपने आप में भी इसका कोई मेक सेंस कर रहा है, बट इसका मेरी वेबसाइट से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, यानी ये मेरा मेन कंटेंट नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा पेज जो है वो सिर्फ बुक रिकमेंडेशंस के लिए जाना जाए। मैं अपना रिज्यूमे बता रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, आप मान लीजिए, या जनरली किसी भी चीज में जो एड दिए जाते हैं, सजेशंस दिए जाते हैं, वो सब जनरली किस चीज के अंदर होने चाहिए, असाइड टैग के अंदर होने चाहिए। पर्पज क्या है, कंटेंट साइड बार और सप्लीमेंट्री कॉन्टेक्ट कंटेंट, यानी आप किसी पेज में जो साइड बार होता है वो होगा, या सप्लीमेंट्री कंटेंट, यानी सप्लीमेंट्री मतलब मेन कंटेंट के साथ जो कंटेंट आ रहा है सप्लीमेंट्री कंटेंट वो यहाँ पर होगा, एक्स्ट्रा कंटेंट यहाँ पर होगा। दिस इंडिकेट्स कंटेंट टेंजेंशियली रिलेटेड टू मेन कंटेंट, यानी रिलेटेड तो है बट बहुत ही हल्का सा रिलेटेड है, टेंजेंशियली रिलेटेड है। नॉट क्रूशियल, कंटेंट इज नॉट एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग द मेन कंटेंट, यानी अगर मेन कंटेंट आपसे समझना चाह रहे हैं तो आप ये बाय डिफॉल्ट बोल रहे हैं कि भाई असाइड टैग में जो मैं जो भी लिख रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेन पेज के, बट फिर भी मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं इसको असाइड टैग के अंदर डाल रहा हूँ। तो देखिए एग्जांपल हम क्या बोल रहे हैं, विजेट्स कोई ऐड करना है, कोट्स ऐड करना है। मान लीजिए आप पेज पर अपनी कोई किसी महापुरुष की कोट ऐड करना चाहते हैं, तो कोट दिखे या ना दिखे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, है ना। कोट के लिए आपका पेज नहीं है, आप पेज पर क्योंकि कोई आपकी बेसिकली पोर्टफोलियो देखने आया है, कोई आपका ब्लॉग पढ़ने आया है, आपने कोई कोट ऐड कर दिया है किसी का, तो कोट बस दिखाने के लिए है। आप ही बोल रहे हैं भाई ये साइड कंटेंट है, ये मेरे पेज का मेन कंटेंट नहीं है, या जो मेरा कंटेंट है वो कोट के बारे में नहीं है ना, कि अगर ऐड दिखाने हैं आपको तो उसके लिए भी ये यूज होता है। तो ये तीनों हमने देख लिए, इन तीनों के बारे में अगर किसी का कोई डाउट है, अच्छा सॉरी हैंड रेज है मैंने देखा नहीं, तवीश जी। सर जी सर जो आपने ये बनाया था ना अभी फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन, हाँ, तो उसमें जब मैं फर्स्ट सेक्शन को हमने कलर दिया एंड सेकंड सेक्शन को कलर दिया और मेन को कलर दिया था, तो जो बीच में गैप आ रहा है ब्लू कलर का, ये हटाना हो तो कैसे करेंगे कि ये दोनों साथ में मर्ज हो जाएं? देखिए ये क्या है, ये मार्जिन और पैडिंग का गेम है ना। ये क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हर चीज जो भी आप चीज डिफाइन करते हैं उसका कुछ बाय डिफॉल्ट मार्जिन या पैडिंग होता है। अभी सीएसएस की जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम ये देखने वाले होंगे मार्जिन और पैडिंग का क्या मतलब है। बेसिकली मैं अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ, पर मान लीजिए ये भी जो ये जो हेडर है मेरा और जो मेन है इसके बीच में भी तो ये वाइड गैप है,
मैं अगर इन सब गैप्स को जीरो करना चाहता हूँ, हमने कल बात की थी ग्लोबल टैग की, है ना, तो मान लीजिए मैं ग्लोबल टैग का आपको यूज करके दिखाता हूँ। जनरली लोग ग्लोबल टैग क्या यूज करते हैं, मैं बोल रहा हूँ मेरे पेज में जितनी भी चीजें हैं उनका मार्जिन जो है वो जीरो कर दीजिए, और पैडिंग जो है वो भी जीरो कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, जितना भी गैप था हर जगह सारा का सारा गैप गायब हो गया, है ना। और मैंने क्योंकि ग्लोबल टैग लगाया है, ग्लोबल टारगेट लगाया, तो मैं बोल रहा हूँ हर एलिमेंट के साथ ऐसा होना चाहिए, चाहे कोई हेडिंग है, चाहे, अब देखिए इन दोनों के बीच में भी जो गैप था, अगर मैं आपको फिर से एक बार कमेंट करके दिखाऊं, हर जगह क्या हो रहा था, देखिए हेडिंग के बाद थोड़ा सा पहले गैप छूट रहा था। यहाँ भी देखिए मैंने हेडिंग बनाई तो उसने अपने आप थोड़ा सा ज्यादा गैप छोड़ दिया, तब पैराग्राफ शुरू हुआ। अगर मैं पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ शुरू करूंगा तो इतना गैप नहीं आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट HTML कुछ आपको गैप्स, कुछ मार्जिन, कुछ पैडिंग वगैरह सब देता है। अगेन मार्जिन पैडिंग स्पेसिफिकली क्या है नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं, या नेक्स्ट क्लास में, बेसिकली 1-2 क्लासेस में हम वहां पर पहुंच जाएंगे। पर अगर आप इनको जीरो करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिकली टारगेट करके भी किसी का मार्जिन पैडिंग जीरो कर सकते हैं, जैसे ग्लोबली मैंने किया वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं बस इन दो सेक्शंस के बीच वाला गायब हो जाना चाहिए, तो फिर आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा अभी कि मैं इसको कैसे टारगेट करूं, और किसका ये मार्जिन है, ऊपर वाले का है या नीचे वाले का है, और उसको मैं कैसे जीरो करूं। ये सब हम जब मार्जिन पैडिंग करेंगे तब हम कर। एक और किसी का हैंड रेज था, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया है क्या? यस सर। ऑलराइट, तो सर असाइड टैग का सर एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया सर, नहीं समझ में आया। असाइड टैग मतलब यूज का यूजेज मेन क्या चीज है सर? आपने जो अपनी पोर्टफोलियो बनाए हुए सर, जो केजी कोडिंग डॉट, उसमें सर असाइड टैग का यूज किए हुए हैं सर? मैं अगेन बोल रहा हूँ ये सारे टैग्स मोस्टली यूज नहीं किए जाते हैं, बट इसका बेस्ट एग्जांपल जो है समझने के लिए वो आप एड्स ही मानिए। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गूगल एड्स के रेवेन्यू पर ही अपना ब्लॉग लिख रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट चला रहे हैं। तो अगर आपको एड दिखाना है तो आप उसको एसआई टैग के अंदर डाल सकते हैं कि ये जो एड के अंदर कुछ भी दिख रहा है, मान लीजिए कोई तेल बेच रहा है, कोई कंघी बेच रहा है, कोई कुछ भी बेच रहा है आपकी वेबसाइट पर, आप ये बोलेंगे कि भाई जब गूगल आप भी देखने आए हो मान लीजिए मेरी वेबसाइट, तो ये एसआई टैग है, यानी इस कंटेंट का जो भी मैंने आपको इस समय दिखाया है इसका डायरेक्टली मेरी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है, बट ये साइड कंटेंट है जो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रतीश जी। जी प्रतीश जी। यस सर, मेरा डाउट यही था। आपने बोला ना कि लाइक जो एसआई टैग होता है बेसिकली वो एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई नॉन रिलेटेड, आपने बोला रिलेटेड चीजें से था, तो मुझे वही दिक्कत थी कि सर ऐसा तो होता नहीं, कभी कभी हम कोई वेबसाइट पे जाते हैं और उधर ऐसा होता है कि वो उसे रिलेट नहीं करता है, फिर भी वो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं इन शॉर्ट। हम्म। हम्म। तो वही अभी आपने बोला ना रिलेटेड होते हैं, फिर आपने बाद में लेकिन बोला कि नहीं नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि रिलेट ही करें। वो हम्म। एडवर्टाइजमेंट भी नॉर्मली जनरली अलग भी हो सकती है, तो बस वही डाउट था, हम्म। क्लियर हो गया सर। देखिए दिव्यांश जिंदल ने जी ने भी अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है क्या। आप ये मान लीजिए इंडेक्सिंग नहीं होती है साइट टैग की। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है, अगेन अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना इंडेक्सिंग ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। बट ये मान लीजिए सर्च इंजन ये याद नहीं रखता कि आपके पेज पर इस टाइप का कोई कंटेंट था, वो उसको इग्नोर कर देगा। अगर इंडेक्सिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब सर्च इंजन आपके पेज के उस वाले सेक्शन को इग्नोर करने वाला है, उसको अपनी मेमोरी में याद नहीं रखेगा। सर्च इंजन क्या करता है, जनरली हर चीज को याद रखता है, अगली बार जब कोई आके कोई सर्च करेगा तो उसको पता है इस टाइप का कंटेंट मैंने कहाँ पूरी की पूरे वेब पर देखा है। तो वो आपके उस कंटेंट से आपको याद नहीं रखेगा, आपने जो अपने मेन के अंदर डिफाइन किया है, सेक्शंस के अंदर डिफाइन किया है, उसके बेसिस पर आपको याद रखेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन सेक्शन कंप्लीट हुआ। एक बार वापस में आके आपको दोबारा डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको याद आ जाए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। हमने स्टार्ट किया था हेडर से, है ना। पहले हमने हेडर देखा, उसके बाद जब हम मेन के अंदर गए तो हमने मेन के अंदर क्या क्या देख लिया है, हमने सेक्शन टैग देख लिया है, हमने आर्टिकल टैग देख लिया है, हमने असाइड टैग देख लिया है ना। अब हम इसके बाद किस पर आएंगे, हम आ जाएंगे अपने फुटर टैग पर। तो हमने हेडर देख लिया, मेन देख लिया, पेज का सबसे लास्ट में क्या आएगा, फुटर आएगा। फुटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मिंत्रा का भी केजी कोडिंग का हमने शायद फुटर नहीं देखा, एक बार देख लेते हैं हमारी वेबसाइट पर फुटर में क्या है, या देख लिया है तो मैं शायद भूल गया हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, अगर हम अपने फुटर में देखेंगे हमने क्या डाला है, टर्म्स ऑफ यूज क्या है, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, अबाउट अस अगर आप जानना चाहते हैं, जनरल एफएक्यूज क्या है, आप थोड़ा सा बंद हो जाइए, कॉन्टैक्ट अस क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है ना। और यहाँ क्या है, हमने अपने यूट्यूब का लिंक डाला है, लिंक्डइन का लिंक डाला है। ये जो कॉन्टैक्ट अस है ये तो भारी पड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं फुटर में जनरली क्या है, अगेन जो स्टैटिक लिंक्स हैं आपकी वेबसाइट के, वो कुछ आप वहां पर डालते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप बताना चाहते हैं अपने पेज के बारे में। तो पर्पस क्या है, और फुटर कंटेंट लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर लिंक्स, देखिए यही यहाँ पर लिखा है, ये भी क्या है, सिमेंटिक है, यानी दिस प्रोवाइड्स मीनिंग टू इंक्लूड कंटेंट। इससे पता चल जाता है कि अगर आपने वहां पर बहुत सारे लिंक्स डाले हुए हैं, चीजें डाली हुई हैं, तो ये पता चल जाता है जो भी बेसिकली मान लीजिए सर्च इंजन आ रहा है उसको कि अच्छा ये फुटर है आपका, ये जनरल लिंक्स आपने यहाँ पर डाले हुए हैं। इसकी लोकेशन क्या होती है,
टिपिकली बॉटम ऑफ द पेज होती है या हर सेक्शन के बॉटम में हो सकती है, बट अगेन ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ डिफाइन करना चाहते हैं। बट डिफाइन जनरली कहाँ करना चाहिए, हेडर को डिफाइन करना चाहिए पेज के टॉप पर या किसी सेक्शन के टॉप पर, और फुटर को डिफाइन करना चाहिए पेज के या सेक्शन के बॉटम में। कंटेंट इसके अंदर क्या होता है, जनरली कॉपीराइट, कॉन्टैक्ट इन्फो, सोशल लिंक्स, देखिए यही हम देख रहे हैं, मिंत्रा ने भी यही डाला है, हमने भी अपनी वेबसाइट में यही डाला है, तो जनरली फुटर के अंदर यही सब चीजें डाली जाती हैं। मल्टीपल इंस्टेंसेस इसके हो सकते हैं, मोर देन वन पेज में हो सकता है। कैसे, आप अपनी मेन सेक्शन के मेन जो बॉडी है उसके अंदर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, और कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, अपने हर सेक्शन के अंदर भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फुटर टैग का मतलब हमारे को यहाँ मेन समझ आ रहा है। एक बार क्या करते हैं, फुटर टैग यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं जो हमारा पेज था इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर हेडर बनाया था, मेन बनाया था, मेन के अंदर सेक्शंस बनाए हैं। एक बार अब हम यहाँ पर फुटर भी डिफाइन कर लेते हैं। तो जहां मेन खत्म हुआ है उसके बाद हम जनरली यहाँ पर फुटर बनाएंगे। माफ कीजिएगा, मैं क्या बोल रहा था कि बॉडी के जनरली ये तीनों डायरेक्ट चिल्ड्रन होने चाहिए। कौन कौन से, बॉडी का पहला चिल्ड्रन हमने यहाँ पर बनाया है, चाइल्ड बनाया है हेडर है ना, अगला चाइल्ड बनाया है मेन, और अगला चाइल्ड बनाया है फुटर। फुटर के अंदर मान लीजिए हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं दिस कंटेंट इज अ कॉपीराइट ऑफ केजी कोडिंग डॉट। देखिए क्या आया, मेरा जो फुटर है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। आई थिंक हमने उसको कमेंट नहीं किया, इसको वापस कमेंट कर देता हूँ। बहुत चीजें जो है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, फुटर के लिए भी यहाँ पर एक कलर डिफाइन कर देते हैं, फुटर बैकग्राउंड कलर, कोई कलर देख लेते हैं जो अभी तक हमने यूज ना किया हो। क्रिम्सन, बहुत ही गंदा सा कलर लग रहा है वैसे देखने में, बट चलो ठीक है ना। तो क्रिम्सन कलर हमने यहाँ पर यूज कर लिया। क्रिम्सन नाम मैंने शायद, मेरे को लग रहा है लाइफ में पहली बार सुना है किसी कलर का। तो क्रिम्सन नाम मैंने डिफाइन कर लिया, और ये आ गया मेरे फुटर पर कलर। तो आपने देखा मेरे हेडर पे कलर आ गया है, मेरे फुटर पर कलर आ गया है, और उसके अलावा हमने दोनों सेक्शंस का भी जो कलर है वो डिफाइन किया है। मेन सेक्शन का कलर हमने अलग से डिफाइन किया है, और हमको मतलब भी समझ आ गया कि फुटर में जनरली आप क्या रखते हैं और वो किस तरह से बेसिकली शो किया जाता है ना। तो यहाँ पर जो सिमेंटिक टैग्स थे दोस्तों वो यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। हम नेविगेशन और टैग्स बेसिकली आगे चल के पढ़ने वाले हैं, बट अगेन अगर किसी का कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अशोक जी ने अपना माइक जो है वो अनम्यूट किया हुआ है। अशोक जी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। गलती से शायद हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। सर हाँ हेलो, जी प्रतीश जी। जी सॉरी सर, थोड़ा ये एक्स्ट्रा सवाल है बट मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ। क्या हम लाइक फ्लेक्स बॉक्स और मतलब ग्रिड कवर करेंगे? फ्लेक्स, देखिए अगेन वैसे आपको क्लास में नहीं पूछना चाहिए था ये, दिस इज अ क्वेश्चन टू आस्क इन ग्रुप्स या कहीं और पे, सॉरी। बट हाँ हम बिल्कुल कवर करेंगे। ओके। तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर हमको कोई डाउट्स नहीं है अभी तक। अब हम देखते हैं अगला फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हम अभी तक फॉलो करते आए हैं, बट थोड़ा सा पता होगा आपके नोट्स में होगा तो आपको और सही से समझ आएगा। देखिए अभी तक हमने किस किस तरह की फाइलें अपने जो हमारा प्रोडक्ट है वहां पर यूज की हैं। हमने HTML फाइल बनाई है, हमने CSS फाइल बनाई है ना, हमने इमेजेस को यूज किया है, हमने वीडियो को यूज किया है ना। अभी इतनी ही चीजें हमने यूज की हैं। तो इन चीजों को अरेंज कैसे करना है ये यहाँ पर हम बता रहे हैं। कैसे, देखिए रूट डायरेक्टरी, रूट मतलब होता है बेस, यानी जहां आपका डायरेक्ट प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। मेन फोल्डर कंटेनिंग ऑल वेबसाइट फाइल्स, है ना। तो ये रूट डायरेक्टरी आप किसको बोलेंगे, आपका जो मेन फोल्डर है। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हम क्योंकि अभी सब HTML के अंदर लिख रहे हैं, बाद में जब हम कुछ और करेंगे तो उसके अंदर लिखेंगे, वैसे इसका नाम हमको चेंज कर देना चाहिए। दिस इज नॉट HTML बेसिक्स एनीमोर, इसको हम रीनेम कर देते हैं क्या, HTML एंड CSS, है ना। ये मान लीजिए हमारा पहला फोल्डर था, हम सबके पास चेंज हो गए तो देखिए सब ग्रीन ग्रीन हो गया एकदम से। बट क्या है, अगर मान लीजिए हम एक क्लास के लिए इसको मान रहे हैं, तो मेरी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए ये है मेरा रूट फोल्डर। अब उस रूट फोल्डर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वापस आकर देखते हैं। रूट फोल्डर के अंदर होना चाहिए HTML फाइल्स। अगर आपकी हैं रूट फोल्डर के अंदर तो आप कहाँ डालेंगे, स्टोर मेन HTML फाइल्स एट द रूट लेवल फॉर इजी एक्सेस, यानी जहां आपका रूट लेवल है आप HTML फाइल सारी की सारी वहीं पर डाल सकते हैं डायरेक्टली। तो HTML फाइल्स आप डायरेक्टली रूट फोल्डर के अंदर डाल दीजिए। CSS का एक फोल्डर बनाइए, यानी क्रिएट अ CSS फोल्डर। CSS भी बना सकते हैं आप, जो स्टाइल हम बना रहे हैं उस नाम से बना सकते हैं, दोनों नाम से बनाया जा सकता है। फोल्डर फॉर ऑल कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या है, देखिए CSS की ही फुल फॉर्म इसमें लिखी है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। जावास्क्रिप्ट अभी हमने देखा नहीं है, बट हम जावास्क्रिप्ट पर पहुंचेंगे तो यू हैव टू यूज अ स्क्रिप्ट फोल्डर फॉर जावास्क्रिप्ट फाइल्स, यानी हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर बनाएंगे अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल्स के लिए।
उसके बाद हम देखेंगे इमेजेस फोल्डर ना। इमेजेस फोल्डर क्या है? दिस स्टोर्स इमेजेस। बेसिकली आप इसमें एन इमेज और इमेजेस फोल्डर आप लगा सकते हैं। ये क्या दोनों सेम तो लिखा है मैंने? अच्छा, मैं शायद इमेज एंड इमेजेस लिखना चाह रहा था, मैंने गलती से इमेजेस और इमेजेस लिख दिया है। आप बेसिकली सिंगुलर भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, दोनों चलता है। वैसे प्लूरल वाले नाम जो है वो ज्यादा चलते हैं, क्योंकि फोल्डर के अंदर आप बहुत सारी चीजें रखने वाले हैं। देखिए, वीडियो का मैंने एक फोल्डर बनाया था वीडियो के नाम से, बट जनरली वीडियोस क्योंकि बहुत ज्यादा, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर से सर्व करते नहीं है, इवन एक्चुअली फोटोज भी बहुत कम सर्व की जाती हैं। फोटोज भी क्या अलग से सर्वर पर बेसिकली रखे जाते हैं, फोटोज और वीडियोज वहां से सर्व किए जाते हैं। पर इसलिए चाहे वीडियो हो, चाहे और भी कोई भी बेसिकली हैवी एसेट हो, मान लीजिए फॉन्ट का किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर हम कोई एक्स्ट्रा फॉन्ट डालना चाहेंगे तो कहाँ पर डालेंगे, तो वो सब फोल्डर्स, वो सब चीजें कहाँ पर आएंगी? एक एसेट फोल्डर आप बना सकते हैं। यानी जो भी चीज ऐसी है जो आपका डायरेक्ट कोड नहीं है, कोई ऐसी चीज है जो आप साथ में शिप कर रहे हैं, तो वो कहाँ आ जाएगा? एसेट फोल्डर के अंदर आ जाएगा। और लास्ट है सब डायरेक्टरी, यानी फॉर मल्टी पेज वेबसाइट्स यूज सब फोल्डर्स टू कैटेगराइज कंटेंट। यानी अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, मल्टी पेज वेबसाइट है, तो आप क्या कर सकते हैं? फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर आप बना सकते हैं। यानी नेस्टेड फोल्डर्स आप बनाइए टू क्रिएट बेसिकली सेपरेशन। ऐसा ना हो आपके प्रोजेक्ट में 50 HTML फाइल है, तो आपने 50 के 50 रूट फोल्डर में ही डाल दी कि सर ने बोला था कि HTML फाइल्स तो रूट फोल्डर में ही डालनी होती है। ये बहुत छोटी चीज के बारे में बात हो रही है। 1 पेज की, 2 पेज की, 3 पेज की वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए? फर्दर फोल्डरिंग बनानी चाहिए, फर्दर फोल्डर्स बनाने चाहिए टू बेसिकली सेपरेट आउट। की मान लीजिए मैं मेन पेज को यहाँ डालूंगा, अगर हम मिंत्रा का एग्जांपल लें तो मेन सेक्शन को इस फोल्डर के अंदर डाल दूंगा, वुमेन सेक्शन को इस फोल्डर के अंदर डाल दूंगा, ताकि बाद में आपको कंटेंट ढूंढने में, कंटेंट अपडेट करने में, कंटेंट मेंटेन करने में भी आसानी हो। ठीक बात है। तो फोल्डर स्ट्रक्चर में हमको इतनी बात करनी है। उसके बाद देखते हैं हम और बहुत सारे टैग्स। अब हम आ जाते हैं अदर टैग्स पर, जैसे कि पहला हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? पहला हम देख रहे हैं नेविगेशन टैग। नेविगेशन टैग क्या है? देखिए, नेविगेशन टैग की मैं बात करता हूँ, एक सेकंड लीजिएगा। अच्छा, वैसे मेरे को, मैं कल अपनी रिकॉर्डिंग देख रहा था क्लास की, तो मुझे ऐसा लगा कि कल की क्लास में भी या आज की क्लास में भी ऐसा हो रहा है कि पूरे में पढ़ाई पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल भी बोरियत होने लगती है। जैसे या मतलब मैं कोई फन बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मन लगा कर नहीं कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि 40 मिनट बाद, 50 मिनट बाद, जो भी टाइम हो रहा है इस टाइम तक नींद आने लगती हो, या सबको ठीक लग रहा है पढ़ाई? एक बार कमेंट में बताइए। घबराइएगा मत, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पकड़ लूंगा। वीरेंद्र मल्लू जी बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं कौन से वाले के लिए सही बोल रहे हो। एक तो मैं देखता हूँ वही 5-6 बच्चे हैं जो सारे डाउट्स पूछते हैं, बाकी लोग ना तो डाउट्स पूछ रहे हैं, या तो भी बहुत सिंपल है, अगेन सबको सब कुछ समझ आ रहा है, या किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुकुंद जी, आप कुछ बोल रहे हैं? तो जब सिमेंटिक टैग यूज करना मतलब सही है, एसईओ के लिए भी सही है, तो लोग जनरली div या ऐसे को यूज करते ही क्यों है? मतलब उससे जब सही और आप मतलब दोनों में नहीं एफर्ट लगने हैं तो। देखिए, फैक्ट ये है कि बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हो जाती हैं। अगर एक आदमी अपना प्रोजेक्ट बना रहा होगा तो वो क्या करेगा? बिल्कुल सब सब सारी चीजें यूज करेगा। जब बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत बड़ी चीजें होती हैं, पता नहीं चलता कि, और ये डेफिनेशन भी बहुत क्लियर नहीं होती कि सेक्शन क्या बनाना है, या ये सेक्शन है या नहीं। और दूसरी बात, फैक्ट बात ये है कि ये शायद जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, जब के बनाए हुए हैं, जब से हम इनको देख रहे हैं, ये शायद 10 साल पुरानी थोड़ी सी बात हो गई है ना? तो ये HTML में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो HTML का नया वर्जन आया उसमें भी एग्जिस्ट करते हैं। पर मोस्ट ऑफ द सर्च इंजन, देखिए बिल्कुल वही बात है जो हम ब्राउजर के बारे में बात कर रहे थे। क्या ब्राउजर के बारे में बोल रहे थे कि यार वो अगर हमने HTML में गलती क्यों कर दी है? किसी ने बैच से पूछा, सर मैंने तो 2 एलिमेंट्स को सेम आईडी दे दी है ना, उसके बाद भी क्या हुआ? पेज तो चल गया, ऐसा क्यों? आपने तो बताया था एक आईडी एक ही एलिमेंट क्यों नीचे। हमने क्या बोला? ब्राउजर बहुत ज्यादा फॉरगिविंग होता है। फॉरगिविंग मतलब ब्राउजर ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप क्योंकि अच्छे कोडर नहीं है तो वो आपके पेज को रेंडर ना करे, क्योंकि उसको तो इंटरनेट पर चलना है, इंटरनेट पर हर तरह का कोडर है। सेम गोज विद सर्च इंजन। आप इमेजिन करिए, मान लीजिए 3-4 सर्च इंजन है, गूगल है, बिंग है, या अगर आप और कोई सर्च इंजन यूज करते हैं तो वो सर्च इंजन है। अब एक सर्च इंजन ऐसा है जो ये बोलता है कि मैं ठीक से सबसे ज्यादा जो वैल्यू करूंगा वो मैं इस चीज को वैल्यू करूंगा कि किसने सिमेंटिक टैग्स को यूज किया है, किसने सिमेंटिक टैग को यूज नहीं किया। जिसने नहीं किया उसकी वेबसाइट्स को मैं ठीक से इंडेक्स नहीं करूंगा, जिसने सिमेंटिक टैग्स को यूज किया है उसकी वेबसाइट को मैं ठीक से इंडेक्स करूंगा। दूसरा सर्च इंजन क्या बोलता है? वही बोलता है यार किसी ने नेविगेशन टैग लगाया हो या नहीं लगाया हो, किसी ने हेडर टैग लगाया हो या नहीं लगाया हो, मैं जनरली वेबसाइट को देखकर मुझे पता चल जाता है कि ऊपर वाले सेक्शंस में जहां लिंक्स हैं, देखिए हर वेबसाइट में कौन कौन से लिंक्स होते हैं?
यही लिंक्स होते हैं, होम, अबाउट, सर्विस, ऊपर जहां उसने डिफाइन किया है। दूसरा सर्च इंजन बोल रहा है किसी ने नहीं भी अगर सिमेंटिक टैग डिफाइन किया तो भी मैं उसके मतलब को समझने की कोशिश करूंगा और उसको इंडेक्स करूंगा। अब देखिए वहां पर कौन लोग काम कर रहे हैं, गूगल में सबसे स्मार्ट लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली 4-5 साल जिसको हो गए काम करते हुए, एवरेज पैकेज 1 करोड़ का बन रहा है। क्यों? क्योंकि इस सब चीज से वो पैसे कमा रहे हैं। तो धीरे धीरे होता क्या है, आप अब यूज करें या ना करें, जो डिफरेंस है दोनों में वो बहुत ही माइन्यूट है या ना के बराबर है। तो अब जो यूज कर रहा है वो और कम यूज करेगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप किसी भी चीज में टाइम, दिमाग, समय क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि उससे कुछ वापस निकलना चाहिए। अगर धीरे धीरे बात क्लियर हो गई है कि सर्च इंजन यार एनीवे बड़ा पावरफुल है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पढ़ लेगा फिर भी, तो छोड़ सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए हम ये बोल रहे हैं कि इमेज के लिए, हम एक दूसरा एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि इमेजेस के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑल्ट, जो टेक्स्ट हम लगा रहे थे वो लगाएंगे, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लगाएंगे। क्योंकि क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई ब्लाइंड पर्सन है जो स्क्रीन रीडर बना रहा है, बट अब जब से चैट जीपीटी आया है, तो अगर मान लीजिए इस बेस्ड पर कोई स्क्रीन रीडर बन रहा है, तो क्या वो इमेज पढ़ के यूजर को, इमेज को देखकर यूजर को नहीं बता पाएगा कि इमेज के अंदर क्या है? क्या अब इमेज के लिए ऑल्ट टेक्स्ट यूज करना अभी भी जरूरी है, क्या अभी भी देना चाहिए? तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद हिस्टोरिकली मेक सेंस करती थी और आज की तारीख में उतना ज्यादा मेक सेंस वो नहीं करती। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि लोग यूज क्यों नहीं करते हैं। बट अगेन योर आंसर इज एज गुड एज माइन। सर एक क्वेश्चन था। बताइए। वो जो बोले थे आपने कि इमेजेस के जो फोल्डर बनाते हैं, तो मान लो बैकएंड में जो इमेजेस रहते हैं तब भी इमेज का फोल्डर बनाना पड़ता है क्या? जैसे व्हाट डू यू छोटे मीन बाय प्रोजेक्ट, बैकएंड में इमेज रहता है? जैसे प्रोडक्ट का, अभी तो हम लोग मान लो कोई कार्ड बनाता हूँ सिर्फ हार्ड कोड एचटीएमएल और सीएसएस से, तो उसमें हम लोग इमेजेस पर्टिकुलर लगाना पड़ता है इमेज टैग से, हम्म। राइट? हम्म। बट जो बैकएंड में आती है, बैकएंड से जैसे इमेजेस आती है तो देखो मैं जब बैकएंड पढ़ाएंगे तब आपको बताऊंगा। वैसे अगेन अगर हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं तो इमेजेस ना फ्रंट एंड से आती हैं ना बैक एंड से आती है। इनको डिप्लॉय करने के लिए एक तरीके होते हैं जिन सर्वर पे सिर्फ इमेज को रखा जाता है और इमेज का लिंक आप जनरली अपने कोड के अंदर डालते हैं। ऐसे बहुत ही कम सर्वर होंगे या कोई छोटे लेवल का सर्वर है तो वो कर रहा है कि वो जो इमेज है उसको डायरेक्टली बेसिकली शिप कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। हेलो। ठीक है चलिए, जी बताइए सुनील जी। हाँ सर। हाँ सर, मैं आज एक एग्जांपल, एक मतलब टेस्ट कर रहा था। हम्म। मैं लाइव वेबसाइट पे मैं लोकल इमेज लगा रहा था, ठीक है, जो हम्म। सिस्टम में मेरे डाउनलोडेड है, और हम्म। वो सर उसका अल्टरनेट आ रहा था, मतलब एक इमेज नहीं आ रही थी। उसका क्या रीजन हो सकता है सर? देखो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, मुझे पता नहीं आपने क्या कोड लिखा है क्या नहीं लिखा है। करना क्या है, कोड का मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट लेना है और पोस्ट बनाकर डालना है, उस पर फिर मैं आंसर करूँ। जस्ट मैंने एसआरसी में बस उसका अगेन पाथ देखो दिया सुनील था। जी, बहुत सारे लोग हैं, पर्सनल डाउट है, मैं अगेन ये बोल रहा हूँ, डाउट हम क्लियर करेंगे। बट यहाँ पर आप मुझे कोड पढ़ के सुनाएंगे, मैं उसमें से कुछ समझूंगा कुछ नहीं समझूंगा। सही तरीका ये है कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए और एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं भी आंसर करूंगा, आपके जो मित्र हैं इनको भी आंसर करने का मौका मिलेगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं आपको पर्सनली फोन लगाऊंगा, 1-to-1 आपका डाउट सॉल्व करूंगा। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, तो हम देखते हैं नेविगेशन टैग्स। तो नेविगेशन टैग क्या है, इसका पर्पस क्या है? पर्पस इज इंक्लूसिव नेविगेशन लिंक्स और मेन्यूज। यानी अभी जो हमने बात की थी, अब हम कहां पर आ गए, एक तरह से अंदर आ गए हम अपने हेडर के। हमने मेन के अंदर की दोनों तीनों चीजें देख ली थी, आर्टिकल टैग देख लिया था, सेक्शन टैग देख लिया था, असाइड टैग देख लिया था, फुटर हमने देख लिया। हेडर में हमने बात की थी कि कुछ टेक्स्ट हो सकता है, जनरली कोई ब्रांडिंग इमेज हो सकती है, उसके अलावा क्या होता है, नेविगेशन लिंक्स होते हैं। तो जहां नेविगेशन लिंक्स हैं स्पेसिफिकली, वहां नैव को यूज किया जाता है। मैंने कहा था ये सिंगल सिमेंटिक टैग है जिसको मैंने अच्छे से यूज होते हुए देखा है, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी इसको यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अगेन एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहां भी जो मेन कंसर्न है वो सर्च इंजन वाला नहीं है। वो सर्च इंजन तो सबको पता है कि जब वो ए देखेगा कि यहाँ पर लिंक्स बने हुए हैं तो गूगल तो समझ जाएगा कि एक्चुअली नेविगेशन है। बट बहुत सारे स्क्रीन रीडर टूल्स जो हैं, अगेन जो स्पेशली एबल्ड पीपल्स लोगों के लिए जनरली एक्सेसिबिलिटी टूल बनाए जाते हैं, वो जनरली नहीं समझ पाते हैं। तो अगर वो बोल रहा है कि नेविगेशन बताओ इस वेबसाइट से मैं कहाँ कहाँ नेविगेट कर सकता हूँ, अगर आपने नैव टैग नहीं लगाया है तो वो स्क्रीन रीडर टूल उसको नहीं बता पाएगा, है ना। तो इसलिए नैव टैग का यूज जनरली किया जाता है, किस लिए, जो भी आपके नेविगेशन लिंक्स हैं उनको दिखाने के लिए। अगेन ये भी एक सिमेंटिक टैग है दैट द कंटेंट इज मेंट फॉर नेविगेटिंग द वेबसाइट। वेबसाइट के अगर अलग अलग पार्ट को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप नेविगेशन, बेसिकली नेविगेशन की जो भी चीजें हैं वो आप उसके अंदर डालेंगे। ये क्या है, जनरली कॉमन कंटेंट होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, इस नेविगेशन टैग्स के अंदर जनरली लिंक्स होते हैं। लिंक्स भी क्या होते हैं, लिस्ट के अंदर होते हैं। जैसे हमने अगेन मिंत्रा का एग्जांपल देखा था, क्या जब हम मिंत्रा के अंदर देख रहे थे तो बेसिकली जो नेविगेशन है वो भी किसके अंदर है, देखिए यहाँ क्या है, मैं कोई नेविगेशन का आइटम भी खोल रहा हूँ, उसके अंदर भी बहुत सारे आइटम्स हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे आइटम्स हैं। तो क्या है,
पूरा का पूरा मेरा नेविगेशन के अंडर ये आएगा, है ना। तो ये हुए नेविगेशन लिंक, और ये क्या है, मेन इसका जो यूज है ये है एक्सेसिबिलिटी, यानी एड स्क्रीन रीडर इन आइडेंटिफाइंग साइट नेविगेशन। ठीक है, तो ये भी हम एक बार डिफाइन करके देख लेते हैं अपनी वेबसाइट में, जो हम अपना पेज बना रहे थे। अच्छा, इसके अंदर एरर आ गया जी, प्रतीश जी। सर नेविगेशन बेसिकली सिर्फ हेडर में ही होगा कि हम उसे कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि वैसे बेसिकली अलग अलग होते हैं ना, लाइक नीचे भी कोई इस पे क्लिक करे हम, वो दूसरे दूसरे उस पे खुल जाए, मतलब देखिए, अलग लिंक अलग में वेबसाइट। लिंक पे और नेविगेशन में जनरली बस इतना ही फर्क है। अगर आप लिंक तो आप कहीं पर भी डाल सकते हैं, है ना। लिंक का क्या मतलब है, लिंक का मतलब है कि मैं किसी भी और पेज पर आपको लिंक कर रहा हूँ। बट नेविगेशन का यही मतलब है कि मेरी वेबसाइट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अगर आप उस पर जाना चाहते हैं, यानी ऐसा हो सकता है आपने मेरा मेन पेज खोला है बट आप अभी इस पेज से इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी वेबसाइट्स के अलग अलग पार्ट्स को पहले आप डिफाइन कर देते हैं, सेक्शंस को आप, सेक्शन ये पेज का सेक्शन में नहीं बोल रहा हूँ या सेक्शन टैग नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल आप अपनी वेबसाइट को अलग अलग चीजों में डिवाइड करते हैं, और उसके नेविगेशन आप जनरली टॉप पर डालते हैं कि अगर कोई मेरी वेबसाइट का अलग हिस्सा इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे मैं नेविगेशन मानूंगा। जस्ट बिकॉज आप किसी लिंक से कहीं और जा रहे हैं, उसको जनरली नेविगेशन के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता। ऑलराइट। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि हम यहाँ लगाएंगे नेविगेशन। तो नेविगेशन कहाँ लगाएंगे, लगाएंगे हेडर के अंदर। तो मैंने जैसे बोला था दिस इज माई हेडर, तो यहाँ मैं H1 की जगह इसको क्या कर देता हूँ, या मान लीजिए इसको H1 ही रहने देते हैं, हम H1 का साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ लगाते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, और मैं बोलता हूँ भाई जो भी H1 है उसको आप क्या कर दीजिए, 20 पिक्सल कर दीजिए। अच्छा, मैंने सिर्फ 20 पिक्सल डिफाइन किया, फॉन्ट साइज में लिखना भूल गया, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो क्या हुआ, देखिए हेडर का जो साइज है मेरा थोड़ा सा छोटा हो गया। मेरे पास क्या स्पेस बन गया यहाँ पर, हेडर के बाद मान लीजिए मैं यहाँ लिंक डालना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने एक लिंक डाल दिया, कहाँ पर, लिंक मान लीजिए डाल देते हैं https://www.kgcoding.in। एक लिंक मैंने डाल दिया किस चीज का, केजी कोडिंग का। भी देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, क्यों, क्योंकि सीएसएस अभी हम ठीक से डिफाइन नहीं कर रहे हैं। आइडियली हेडर में हमने क्या देखा, सारी चीजें एक के बाद एक राइट में लगी हुई थी। मैं एक और लिंक ऐड करता हूँ, मान लीजिए कहाँ, https://www.google.com। ये मैंने गूगल डिफाइन कर दिया कि भाई गूगल पर जाना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। पर देखिए क्या हुआ, मेरे हेडर के बाद आए, उसके बाद अब ये चीजें लाइन से आ रही हैं। इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम यही देखेंगे इस बात का मतलब क्या है। पर अब देखिए मेरे नेविगेशन जो है वो, अच्छा मैंने नेविगेशन टैग के अंदर तो उसको डिफाइन ही नहीं किया। अब इन दोनों को मुझे क्या करना चाहिए, नैव टैग के अंदर लिख देना चाहिए कि भाई ये मेरी वेबसाइट का नेविगेशन है। तो इनको मैं क्या करूंगा, इनका पेरेंट बना दूंगा नैव, और क्यों जैसे ही मैंने नैव को पेरेंट बनाया तो क्या होगा, ये सबको मैं कर दूंगा एक लेवल इंडेंट, यानी देखते ही ये समझ आ जाए कि अच्छा हेडर यहाँ पेरेंट है, हेडर के यहाँ दो चिल्ड्रन है, एक H1 है, एक नैव है। नैव के अंदर मैंने दो अलग चिल्ड्रन बनाए हैं, एक ये एंकर टैग है, एक ये एंकर टैग है। अब मैं इसमें से अगर कहीं पर भी क्लिक करूंगा, केजी कोडिंग पर क्लिक करूंगा तो केजी कोडिंग खुलेगा, गूगल पर क्लिक करूंगा तो गूगल खुलेगा। ठीक है, किसी ने अनम्यूट किया है, शुभम जी बताइए। नो सर, सॉल्व हो गया डाउट। ये आपने एंकर टैग यूज किया ना, नेविगेशन में एक बटन आएगा ना प्रॉपर, मतलब डाउट क्या है, सर नेविगेशन में बटन आता नहीं आता, ये तो आपने एंकर टैग यूज किया है। नहीं एंकर ही आता है, बटन वो सिर्फ जनरली लुक के लिए बनाया जाता है। आप बटन लगाएं, लिंक लगाएं, बटन पे भी होता लिंक ही है, वो बटन पर क्लिक करते हैं तो कहीं जाते हैं, तो होता वो भी लिंक ही है। वो आप बटन लगा लीजिए, लिंक लगा लीजिए, कुछ और उसका फ्लावर बना लीजिए एक बहुत सुंदर सा, जो आप बनाना चाहे बना सकते। थैंक यू जी नीरज जी। सर यहाँ पे मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि कल हम लिंक के यूज कर रहे थे तो वहां पे ब्लैंक सेलेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पर ब्लैंक तब नया टैब में खुल रहा था, यहाँ पे बिना ब्लैंक लिखे हुए नया टैब में खुल रहा है। अरे नहीं, मैं यार कंट्रोल दबा के दबा रहा था, इसलिए नया टैब नए टैब में खुल रहा ओके था। ओके मैं नॉर्मल दबाऊंगा तो देखिए यही खुल गया। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, तो ये हुआ नेविगेशन। इसके बाद अब देखते हैं यही फैक्टर फिनोमेना हमने क्या देखा। लेकिन तीनों चीजों को हमने एक के बाद एक लिखा है। ये मेरा दिस इज द हेडर है, ये मेरा एंकर टैग है, ये मेरा एक और एंकर टैग है। हेडर के बाद जब अगली चीज आई तो अपने आप नेक्स्ट लाइन में आई, बट जो अगला एंकर टैग आया वो उसके साथ में ही आ गया। ऐसा क्यों हुआ, अगर मुझे अब इसको नेक्स्ट लाइन में करना था तो मुझे क्या डालना पड़ता, इसके अंदर BR टैग डालना पड़ता, तब गूगल नेक्स्ट लाइन में आता। तो मेरा सवाल ये है कि ये हेडर के बाद सेम लाइन में क्यों नहीं आया, और अगर ये सेम लाइन में नहीं आता है तो ये पहले एंकर टैग के बाद दूसरा एंकर जो एंकर टैग है वो सेम लाइन में क्यों आ गया। तो वही डिफाइन करता है कौन, क्या ब्लॉक एलिमेंट है और क्या इनलाइन एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, उन सब एलिमेंट्स को, यानी अब जो भी हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं अभी तक, चाहे वो हेडिंग एलिमेंट्स हैं यानी H1 से H6 तक हैं, जितने आज हमने सारे सिमेंटिक टैग्स पढ़े यानी सिमेंटिक एलिमेंट्स हुए,
पैराग्राफ हुआ, ये हम जितने भी पढ़ रहे हैं, एंकर टैग हुआ, ये जितने भी टैग्स हैं ये कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और कुछ इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है? ब्लॉक एलिमेंट मींस न्यू लाइन, यानी दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू लाइन। फुल विड्थ क्या है? ये पूरी की पूरी विड्थ ले लेते हैं, यानी इनको अगर आपने कोई भी बेसिकली जहां पर भी आप रखेंगे क्या करेंगे, पेज की पूरी विड्थ राइट तक ये खा जाएंगे। कैसे देखेंगे इसको? चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ जो मैं बी आर लिख रहा था, ये बी आर में फिर से लिख देता हूँ, यानी केजी कोडिंग के बाद गूगल को मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया है। अब ये जो H1 है, क्या हमने H1 के लिए कोई कलर डिफाइन किया है? नहीं ना। H1 के लिए हमने बैकग्राउंड कलर नहीं डिफाइन किया। मैं क्या करता हूँ, H1 के लिए बैकग्राउंड कलर डिफाइन करता हूँ। तो H1 के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया क्या? मान लीजिए ये पुच्चिया वट जो भी ये कलर है। तो देखिए जब मैंने हेडिंग के लिए कलर डिफाइन किया तो कितना कलर लग गया, राइट तक कलर लग गया। बट अगर मैं अब एंकर के लिए कलर डिफाइन कर दूं, एंकर के लिए भी मान लीजिए हम बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देते हैं क्या, लाइट कोरल। अब देखिए क्या हुआ, एंकर टैग का जो कलर है बैकग्राउंड कलर से पता चल जाता है हमको कि चीज कहां तक एग्जिस्ट करती है। जब मैंने एंकर टैग पर बैकग्राउंड कलर दिया तो उसने उतना ही कलर लिया बस जितना उसका कंटेंट था। बट जब मैंने हेडिंग को बैकग्राउंड कलर दिया तो उसने जो कलर है वो आखिर तक सेट कर दिया, यानी मेरी हेडिंग जो है वो यहां से लेकर यहां तक पूरे में है, बट जो मेरा एंकर टैग है वो सिर्फ इतने में ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हेडिंग है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है और जो मेरा एंकर टैग है वो एक इनलाइन एलिमेंट है। यानी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, पूरी की पूरी विड्थ ले लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग ने क्या किया, जैसे ही आपने इसको डिफाइन किया, अगर आपने एक अक्षर भी इसके अंदर लिख दिया है, टीवी लिख दिया, तो उसने पेज की पूरी विड्थ ले ली। वो बोल रहा है मेरे बगल में आसपास मेरे कोई नहीं आ सकता है। क्या ये गुंडा बॉयज है ना? ब्लॉक एलिमेंट क्या है, गुंडे हैं। बोलते हैं भाई मेरे आसपास कोई नहीं बैठेगा, मैं जिस सीट पे बैठा हूं मैं एकदम अकेला बैठूंगा। स्टाइलिंग क्या है, कैन हैव मार्जिन एंड पैडिंग, तो इसमें आप मार्जिन पैडिंग वगैरह सब डिफाइन कर सकते हैं। साइज विड्थ एंड हाइट कैन बी सेट, आप इसकी विड्थ हाइट सब सेट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है ब्लॉक एलिमेंट्स के? डिव एक ब्लॉक है, यानी जहां भी आपने डिव डिफाइन किया वो पूरी की पूरी विड्थ तक उसकी हो गई। पैराग्राफ आपने डिफाइन किया, पूरी विड्थ उसकी हो गई। हेडिंग आपने डिफाइन किया, पूरी विड्थ उसकी होगी। यूएल एल आई, ये क्या है, टेबल वाले हैं। ये टेबल हम एडवांस टैग्स में जाकर देखेंगे, वो भी क्या करते हैं, पूरी की पूरी विड्थ आपकी ले लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स इनके बदले क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं, यानी स्टे इन लाइन विद टेक्स्ट, है ना। विड्थ कितनी लेते हैं, जस्ट एज वाइड एज द कंटेंट। हमने क्या देखा, जो मेरा एंकर टैग है इसने सिर्फ उतनी ही विड्थ ली जितनी इसकी औकात थी, है ना। जैसे हमारे हिंदी में बोलते हैं ना, जितने आपके पैर है उतनी ही चादर पसारनी चाहिए, तो क्या कर रहा है, उतने ही पैर पसार रहा है। ये ऊपर वाला क्या है, ये बोल रहा नहीं भाई पूरा इलाका मेरा है। ये वो हमारी पुरानी पिक्चरों में जो मिथुन चक्रवर्ती होता था, या बेसिकली अमिताभ बच्चन का जो पुराना कैरेक्टर हुआ करता था, ये वो है जो बोल रहा है मैं उतने में सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, मैं पूरी की पूरी विड्थ लूंगा। अब ये पूरा का पूरा इलाका मेरा है। विलन मान लीजिए, हीरो नहीं मान रहे तो विलन मान लीजिए, वो कह रहा है पूरा का पूरा इलाका जो है वो मेरा हो गया, है ना। नो ब्रेक, यानी नो न्यू लाइंस बिटवीन द एलिमेंट्स, कोई लाइन ब्रेक भी नहीं होता इसके अंदर। लिमिटेड स्टाइलिंग, आप इसका साइज सेट नहीं कर सकते इजीली। अभी हम जब सीएसएस को आगे चल के देखेंगे डीप में तो हम समझेंगे कि इसका साइज सेट करने में दिक्कत क्या है, उसके बाद भी हमको करना है तो हम कैसे इसको करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, पैन इसका एक एग्जांपल है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है, बट ए एंकर टैग हमने पढ़ा है, ये इसका एग्जांपल है। इमेज टैग हमने पढ़ा है, ये इसका एग्जांपल है ना। स्ट्रॉन्ग अभी हमने नहीं देखा है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बोल्ड को ही करने का एक तरीका होता है, यानी चीज को अगर आपको बड़ा करना है तो स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं। स्पैन क्या है, स्पैन भी अगर छोटा सा टेक्स्ट आपको कहीं डिफाइन करना है। लंबे टेक्स्ट के लिए तो हमने पैराग्राफ देखा, छोटे टेक्स्ट के लिए क्या होता है, स्पैन होता है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ आपको मेन ब्लॉक और इनलाइन में अगर कोई एक बस एक डिफरेंस याद रहे बाद में, तो क्या डिफरेंस याद रहना चाहिए, ब्लॉक जो है वो पूरा विड्थ ले लेता है और इनलाइन सिर्फ उतना ही विड्थ लेता है जितना उसका कंटेंट, ठीक है। तो ये हुए मेरे ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। यहाँ हम दोनों चीज क्या देखने वाले हैं, डिव को तो भाई हम इतना यूज कर चुके हैं कि अब यहाँ शायद डेफिनेशन की इसकी जरूरत रह नहीं गई है। तो डिव क्या है, डिव का पर्पस क्या है, दिस एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। डिव टैग क्या है, ये बाकी HTML एलिमेंट के लिए सिर्फ एक कंटेनर की तरह, एक लिफाफे की तरह, एक थैले की तरह ये यूज होता है। तो देखिए हमने क्या किया, एक पैराग्राफ हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस पैराग्राफ को मैंने डिव में बांध दिया। तो सर डिव में बांधी क्यों नहीं, देखिए अभी जैसे हम मार्जिन या ये सेट कर रहे थे, क्या हम कह रहे थे, पैडिंग या मार्जिन हम सेट करने की बात कर रहे थे, हम बैकग्राउंड सेट कलर सेट करने की बात कर रहे हैं, या पेज पर हम पोजीशन सेट करने की बात कर रहे हैं। तो अगर दो तीन चीजों को आप साथ में ले जाना चाहते हैं, साथ में मूव करना चाहते हैं, तो आप उनको एक पैकेट में बंद कर देते हैं, एक पन्नी में बंद कर देते हैं। जैसे पिन्नी बोलते हैं ना हमारे यहाँ, पन्नी पिन्नी, या कुछ जगह मैंने सुना था, मैं कॉलेज में गया था, कुछ जगह मोमिया भी बोला जाता है ना। तो पॉलीथिन की मैं बात कर रहा हूँ, पॉली बैग की मैं बात कर रहा हूँ। आप एक तरह से मान लीजिए ये उसके चारों तरफ आपने एक बैग चढ़ा दिया है क्या डिव, डिव एक नॉन सिमेंटिक टैग है। क्यों, क्योंकि ये बैग आप किसी भी चीज पर चढ़ा सकते हैं। तो बैग देखकर ये बताना इम्पॉसिबल है कि इस बैग के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसा बैग है जिसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो कोई सिर्फ डिव टैग का नाम देखकर ही नहीं बता सकता कि इसके अंदर इस टाइप का कंटेंट जो है वो होने वाला है। तो दिस डज नॉट प्रोवाइड इनहेरेंट मीनिंग टू द एनक्लोज्ड कंटेंट, यानी जो इसके अंदर जो कंटेंट है
उसके लिए कोई भी मीनिंग ये डिफाइन नहीं करता है। स्टाइलिंग का सबसे जो मेन यूज है वो स्टाइलिंग ही है। दिस इज कॉमनली यूज फॉर लेआउट एंड स्टाइलिंग वाया सीएसएस। तो हम बेसिकली इसको लेआउट में डिफाइन करने के लिए, पोजीशन डिफाइन करने के लिए, स्टाइल डिफाइन करने के लिए, कलर डिफाइन करने के लिए, प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए हम जनरली इसको किसी भी चीज के अंदर, किसी भी चीज को डिव के अंदर बंद करते हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि हाईली वर्सेटाइल है एंड कैन बी कस्टमाइज्ड यूजिंग क्लास एंड आईडीज। इसमें मेन आप जब भी डिव डिफाइन करेंगे, डिफाइन कर ही क्यों रहे होंगे, क्योंकि आप उसको एक क्लास दे रहे होंगे या एक आईडी दे रहे होंगे जिसके बेसिस पर आप उसको स्टाइलिंग के लिए टारगेट करने वाले हैं। तो डिव टैग क्या है? डिव टैग के लिए बस आपको हमेशा क्या याद आना चाहिए? खाली पॉलिथीन बैग याद आना चाहिए कि इस डिव के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ और उसको मैं अपने हिसाब से उसके बाद स्टाइल करूंगा, मैं उसकी पोजीशन सेट करूंगा, मैं उसको कलर दूंगा, मैं उसको अलग अलग सीएसएस की प्रॉपर्टीज यूज करूंगा। ठीक है, ये हुआ हमारा डिव। जैसे डिव हमने देखा है ऐसे ही हमको अगला क्या देखना था? अगला देखना था हमको स्पैन। स्पैन क्या करता है? पर्पज इज यूज फॉर इनलाइन एलिमेंट्स टू स्टाइल और मैनिपुलेट अ पोर्शन ऑफ टेक्स्ट। तो देखिए आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, बट इस पैराग्राफ में बीच में आप एक वर्ड को हाईलाइट दिखाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर स्पैन यूज कर लीजिए। या स्पैन इन जनरल एक छोटे टेक्स्ट के लिए, अगर हम पैराग्राफ और स्पैन को कंपेयर करेंगे, पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। यानी कहीं आपको बहुत छोटा सा टेक्स्ट देना है, एक नाम देना है, कोई टैग देना है, कुछ भी बहुत छोटी सी चीज देनी है, तो जनरली आप स्पैन के अंदर लिखकर छोड़ देते हैं। अगर सिग्निफिकेंट टेक्स्ट आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप पैराग्राफ को यूज करते हैं। तो कम टेक्स्ट यानी स्पैन, ज्यादा टेक्स्ट यानी पैराग्राफ। है क्या है? ये भी नॉन सिमेंटिक, क्योंकि स्पैन देखकर ये बताना इम्पॉसिबल है। ये तो पता है हमें इसके अंदर टेक्स्ट है, बट वो किस टाइप का टेक्स्ट है? वो हेडिंग भी हो सकती है, आपका मन है आप स्पैन के अंदर क्या डालने वाले हैं, वो हेडिंग हो सकती है, छोटा बेसिकली कोई टेक्स्ट हो सकता है, हेडर का कोई काम हो सकता है, फुटर का कोई काम हो सकता है। स्पैन को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो जस्ट मैं ये देखूं, कोई मुझे बोले भाई एक स्पैन है, बताओ इसके अंदर क्या होगा, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि इसके अंदर क्या होगा। कोई पूछे भाई नैव है, इसके अंदर क्या होगा, तो मुझे पता है नैव है तो यार इसके अंदर लिंक्स ही होंगे, बट स्पैन को आप देखकर ये नहीं बता सकते। इसलिए स्पैन क्या है? स्पैन एक नॉन सिमेंटिक टैग है। होता किस लिए? जनरली स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, कॉमनली यूज फॉर चेंजिंग कलर, फॉन्ट एंड एडिंग इफेक्ट्स वाया सीएसएस। अगेन एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था एक दो दिन पहले क्या कि ये जो टेक्स्ट है इसको रिच बना देते हैं हम, कहीं पर कोई लिंक लगा देते हैं, कहीं पर हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं, किसी को इटैलिक कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। तो वो जनरली होता कैसे? जब हम लिख रहे हैं आपको क्या किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में ऊपर बेसिकली बोल्ड, इटैलिक वगैरह के बटन दिखते हैं, वो करता क्या है? वो करता यही है कि आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो उसको एक पैराग्राफ में बंद करता है। आप जितने भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके क्या करते हैं? बोल्ड वाला बटन दबाते हैं, उतने टेक्स्ट को वो एक स्पैन के अंदर बंद करता है, उस स्पैन पे सीएसएस लगा देता है बोल्ड वाला, है ना। या अगर आपने कहीं इटैलिक दिया तो क्या करेगा? उसको जनरली जनरली बोल्ड इटैलिक टैग्स डायरेक्टली यूज नहीं करते, क्योंकि बोल्ड दिखाने का, इटैलिक दिखाने का, कोड फॉर्मेटिंग दिखाने का सबका तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो क्या करते हैं उसके लिए जनरली उस पर एक कोई क्लास डिफाइन कर देते हैं जो अपनी बोल्ड वाली क्लास होगी। हो सकता है टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा ज्यादा ब्लैक करें या थोड़ा सा कम ब्लैक करें। इटैलिक में हो सकता है इटैलिक तो उसको करें पर साथ में कोई और प्रॉपर्टीज भी वो ऐड कर रहे हैं। तो डायरेक्टली इन टैग्स को यूज नहीं करते हैं, बोल्ड इटैलिक वगैरह को, इनको भी क्या करते हैं? इनकी सीएसएस जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको आप वहां पर यूज करते हैं। तो स्पैन जनरली किस लिए है? बहुत बड़ा टेक्स्ट है, बीच में से आप स्पेसिफिकली किसी चीज को स्टाइल करना चाहते हैं उसके लिए यूज होता है, या इन जनरल कहीं पर भी आपको छोटा सा कोई बेसिकली अगर टेक्स्ट दिखाना है तो उसके लिए भी आप स्पैन को यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इसका इनलाइन नेचर क्या है? डजंट ब्रेक टेक्स्ट फ्लो और क्रिएट न्यू ब्लॉक लेवल एलिमेंट। क्या है? क्योंकि स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है तो अगर आप पैराग्राफ के बीच में किसी भी चीज पर स्पैन लगा भी देंगे तो क्या होगा? कोई बेसिकली ब्रेकेज नहीं होगा फ्लो में। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इनलाइन एलिमेंट है। इसको मैं एक बार आपको इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए हम क्या करते हैं, जो हमारा पहले वाले सेक्शन का पैराग्राफ था, मान लीजिए ये जो मेरा है कॉन्सिक्यूटर, ये वाला जो टेक्स्ट है मुझे सिर्फ इसको बोल्ड करना है। तो मैं क्या करूंगा? इसको मैं सबसे पहले एक स्पैन के अंदर बंद कर दूंगा, है ना। देखिए मैंने जब इसको सिर्फ स्पैन के अंदर बंद किया तो क्या मेरे फाइनल आउटपुट पर कोई भी फर्क पड़ा है? मेरे फाइनल आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये स्पैन है और स्पैन क्या होता है? स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है तो ये अपने आप में ही छुप गया। अगर मैंने मान लीजिए स्पैन के बजाय इसको क्या कर दिया होता, उसको डिव में डाल दिया होता, तो क्या होता है? जैसे ही मैंने डिव में डाला, अब ये जो बीच वाला वर्ड है अपने आप में ब्लॉक एलिमेंट बन गया है, यानी कि अपने आप को नेता समझ रहा है। इसने बोला भाई मेरे ऊपर भी थोड़ा गैप छोड़ो, मेरे नीचे भी थोड़ा गैप छोड़ो, थोड़ा थोड़ा साइड, है ना, मेरे मुझे ज्यादा क्लोजनेस बाकी लोगों से पसंद नहीं, है ना। तो क्या हुआ? एकदम से नेता बन गया है। तो हमने क्या बोला? भाई डिव आपको सूट नहीं करता, आपके लिए इतनी पावर सही नहीं है, आप स्पैन ही रहिए, जिससे आपके आसपास वालों को कोई भी फर्क ना पड़े, आसपास वालों को कोई दिक्कत ना हो। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं स्पैन पर कोई भी बेसिकली जो मुझे स्टाइल अप्लाई करना है, मैं डायरेक्टली मान लीजिए मैं सब स्पैन्स पर कर रहा हूँ, पर आप जनरली क्या करेंगे? इसके अंदर आईडी वगैरह को डिफाइन करके करेंगे, है ना। हम मान लीजिए इसका फॉन्ट वेट अभी हमने नहीं पढ़ा है, मान लीजिए मैं इसका फॉन्ट क्या चेंज करते हैं, फॉन्ट फैमिली हम इसकी चेंज कर देते हैं, यानी फॉन्ट चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं सिग्मा यूआई। तो क्या हुआ देखिए,
पूरा टेक्स्ट लिखते हुए सिर्फ एक वर्ड का मैंने बीच में फॉन्ट जो है वो चेंज कर दिया। आप इसको बोल्ड देना चाह रहे हैं, कुछ भी देना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो स्पैन का मतलब हमको समझ आ गया। एक रनिंग टेक्स्ट में अगर बीच में हमको कुछ चीजों को बेसिकली स्टाइल करना है, कुछ और करना है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अलग से अगर कोई हमको टैग दिखाना है उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। एक बार हमने जो पिछले 2-3 टैग्स देखे, यानी हमने ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट देखा, डिव देखा, स्पैन देखा, इसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। प्रतीक जी कह रहे हैं नेता समझ लिया। हमारे यहाँ तो देखिए यही भाषा यूज होती है कि ज्यादा नेता मत बनो, है ना। कोई जब थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बन रहा होता है तो बोलते हैं ज्यादा नेता मत बनो, सीधे चलो, है ना। ऑल राइट, क्या किसी का कोई डाउट है? नो डाउट, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे क्या होने वाला है? मेरा काम खत्म हो गया, अब आएगा आपका काम। देखिए हमने वैसे क्या क्या पढ़ा है आज इसमें। हमने देखा है सिमेंटिक टैग्स, नॉन सिमेंटिक टैग्स, बॉडी टैग्स हमने कितने सारे देखे, हेडर देखा, मेन देखा, फुटर देखा। मेन के अंदर हमने देखा सेक्शन, आर्टिकल, असाइड। हमने रिकमेंडेड फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लिया है। नेविगेशन टैग वापस यहाँ आ गए हैं, यानी हेडर के अंदर नेविगेशन टैग क्या होता है ये हमने समझ लिया। ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स हमने देख लिए, और डिवर स्पैन टैग्स को हमने देख लिया। ठीक है, अब करनी है आपको एक्सरसाइज। जो हमने काम किए हैं वही यहाँ पर मोटा मोटा काम हमने किया हुआ है। इसको आप कल जो है वो करके आइएगा। वैसे कल छुट्टी है, कल सैटरडे संडे है, तो इसमें क्या करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा रिवाइज करें। कुछ लोगों ने जिन्होंने 1-2 दिन बैच लेट ज्वाइन किया है वो करें, और साथ में मस्ती करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ साथ एंजॉय करना बहुत जरूरी है, पढ़ाई भी करनी है, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दीजिए ना। वैसे मैं कई बार कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ कि शायद हेल्थ के भी कुछ अपडेट्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। मैं भी आजकल कोशिश करता हूँ रनिंग के लिए जाऊँ, जिम जाऊँ, या कुछ भी जाऊँ। बट अगर बच्चों की डिमांड होगी कि आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए मेरे को भी मोटिवेशन मिले, आपको भी मिले, तो एक अलग से छोटा सा ग्रुप बना लेंगे जिसमें हम ये सब शेयर कर सकें। एनीवे, तो वीकेंड पे ठीक से एंजॉय करिएगा। आज फ्राइडे है, फ्राइडे नाइट को आप इतने लोग मेरे साथ फिर भी बैठे हैं, देखिए 83 लोग लाइव हैं मेरे साथ बैठे हैं। तो फ्राइडे नाइट को आप सब मेरे साथ हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, है ना। आप लोग पार्टी करने नहीं गए। यस प्रतीश जी। सर मजाक है सर, वर्ल्ड कप देखें, संडे को वर्ल्ड कप है ना, इसलिए मैच है। अच्छा अच्छा, देखिए मैं थोड़ा फॉलो नहीं करता हूँ क्रिकेट। अगर हमारा वर्ल्ड कप का मैच है तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल देख सकते हैं। पर देखिए मैं जनरली बोलता हूँ मैच देखना अच्छा है। अगर इंडिया खेल रहा है, इंडिया जो भी इंडिया को कोई मैच है तो बिल्कुल देखेगा। बट अदरवाइज सेल्फ पे कोई काम करिए। आपकी जो उम्र है, काफी सारे लोगों की, हेल्थ पे ध्यान देना देखिए बहुत जरूरी है। ये एक गलती है जो मैंने भी की है अपनी जवानी में। कभी बेसिकली ये सब काम नहीं किए, ध्यान नहीं दिया, जिम नहीं गए, कुछ नहीं किया। हमको लगता था कि बस काम कर लें, पढ़ाई कर लें, ऑफिस का काम कर लें, यही ज्यादा सही है। पर देखिए हेल्थ पर ध्यान देना भी जरूरी है। वॉक पर जाइए, रनिंग पर जाइए, थोड़ा जिम विम जाइए, दोस्तों के साथ घूम कर आइए, सब चीजें जरूरी है ना। क्योंकि अगले वीक के लिए फुल्ली रिचार्ज हो जाना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज जरूर कर लेना, ये करना मत भूल जाना। बट अगले वीक के लिए फुल्ली रिचार्ज हो जाइए, ताकि अगेन आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुश्किल होते चले जाएंगे। अगले वीक हम और एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे एचटीएमएल के, स्पेशली सीएसएस के। तो उसके लिए एकदम रेडी होकर आइएगा। तो क्लास एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन।